आज के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग 14 और 15 सितंबर 2025 के न्यूज टुडे के अंक की शुरुआत करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज की सुर्खियां। तो आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों में जो सबसे पहला न्यूज आर्टिकल है वो है सुप्रीम कोर्ट में अब तक सबसे अधिक लंबित मामले, जुडिशियल पेंडेंसी, जो हमारी न्यायपालिका की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज, रक्षा क्षेत्र से रक्षा खरीद नियमावली 2025 का शुभारंभ। तीसरा, बांस से बायो एथेनॉल, ये जो भविष्य की नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बनकर उभरा है, काफी इंपॉर्टेंट ये ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के दृष्टिकोण से। पूर्वोत्तर की देश की आर्थिक समृद्धि में प्रमुख भूमिका, नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष कनेक्टिविटी परियोजना का शुभारंभ और उसके विभिन्न आयाम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अंत में भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो इस प्रकार के 6 न्यूज आर्टिकल हमारे सामने आज हैं। उसके साथ साथ हम लोग संक्षिप्त सुर्खियां भी देखेंगे। उसमें सबसे पहले क्या, त्रिपक्षीय बैठकों में भारत की भागीदारी जो आईआर से संबंधित है, एक कनेक्टिविटी परियोजना जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी दिनों से बातचीत चल रही है, चाबहार पोर्ट से जोड़कर इसे देख सकते हैं, और आईएनएसटीसी से संबंधित। स्कारबोरो सोल, ये चीन और फिलीपीन के बीच में एक विवादित स्थल। पॉलीप्रोपाइलीन, आंद्रोथ, ग्रे राइनो परिघटना, हो जनजाति, और अंत में एक सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की चर्चा हम लोग करेंगे, डॉक्टर भूपेन हजारिका की। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले न्यूज से। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित होगा, जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अब तक सबसे अधिक लंबित मामले, जुडिशियल पेंडेंसी के बारे में, लंबित मामलों के बारे में, न्यायपालिका में जो जितने मामले लंबित हैं लंबे समय से। और जहां तक भारतीय न्यायपालिका की बात है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट और प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो अधीनस्थ न्यायालय जिसको बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इन सब को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 5 करोड़ से अधिक के केस हमारे देश में आज भी पेंडिंग है, लंबित है। और उनमें से तो कुछ की संख्या, कुछ का समय अंतराल जो है ना 10 साल से 10 वर्ष से भी अधिक है। अगर एक आंकड़े की बात करें, अगर इस मुद्दे की गंभीरता को समझना है तो हाई कोर्ट में ही ऐसे काफी मामले हैं जो 10 साल से अधिक, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में लाखों मामले हैं जो कि 10 साल से अधिक से लंबित है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी केस लंबित रहती है न्यायपालिका में, जो है आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो इस कारण से ये न्याय देने की प्रक्रिया के बदले ये अन्याय, मतलब न्याय को कम करने की, जस्टिस को कम करने की प्रक्रिया बन गई है, जुडिशियल पेंडेंसी। इसीलिए जब भी हम लोग न्यायिक सुधार की बात करते हैं तो उसमें से सबसे ऊपर ये मामला आता है कि भारतीय न्यायपालिका जिससे जूझ रही है वो है जुडिशियल पेंडेंसी का, जो लंबित मामले हैं। यहां पे संदर्भ ये है आज के न्यूज आर्टिकल में कि अभी आंकड़ा आया है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले, सबसे सर्वोच्च न्यायालय में मामले कितने हैं, 88,417 मामले, जो कि अभी तक के सबसे अधिक आंकड़ा है। ये अभी तक जितने भी मामले लंबित थे, अभी तक जो रिसेंट आंकड़ा है। और ये यहां पे दिया गया किसके अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। ये ध्यान रख लेंगे, ये सारे मामलों को यहां पे आप इसके बारे में जान सकते हैं कि न्यायपालिका में कौन से मामले आए, कौन से मामले किस स्टेज में हैं। ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे ये सारे जो चल रहे मामले हैं, जो मामले जो वहां पे जिन मामलों पे अंतिम निर्णय आ गया, सबका जो है स्टेटस दिखाता है यहाँ पे सारा। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक तरह से सारे आंकड़े यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसके अनुसार ये बताया गया है। इसके साथ साथ जो हमने बात शुरुआत की कि अधीनस्थ न्यायालयों में भी कितना 4.7 करोड़ से अधिक है, और अलग अलग हाई कोर्ट्स में 63 लाख। तो दो चीजें हैं, एक तो क्या, यहाँ पे दो मुद्दे हैं यहाँ पे कि हमारी न्यायपालिका जो है, भारतीय न्यायपालिका, तो भारतीय न्यायपालिका में सबसे पहले
कि मामलों की संख्या बहुत अधिक है, संख्या करोड़ों में, और दूसरा उन लंबे समय से। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ संख्या अधिक है, और क्यों लंबे समय से? क्योंकि जो उनका निपटान दर है, निपटान की दर है, डिस्पोजेबल रेट है, डिस्पोजेबल रेट है कि महीने में कितनी कितनी संख्या में मामलों को का निपटान कर रहे हैं, ये वो भी कम है हमारे यहाँ। तो इसका मतलब ये सीधा सीधे क्या दिखाता है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो अवसंरचना है न्यायपालिका की, जो इसमें लगा हुआ है, वो भी कमजोर है। तो इस तरह से न्यायपालिका न्यायिक सुधार से संबंधित एक बहुत बड़ा मामला, बहुत ज्वलंत मुद्दा। इसके संदर्भ में और आयामों को हम लोग देखेंगे कि क्या कारण है, ये बताया गया है अगले आयाम में। क्या है कि बढ़ती लंबित मामलों के लिए जिम्मेदार कारक। तो पहला जो मैंने अभी सुझाया कि रिक्त पद अवसंरचना आधारित समस्या, जो संरचनात्मक समस्या है कि जो किसी भी मामले को निपटाने के लिए सबसे पहले आवश्यक कौन है? जजों की संख्या, जो उसका न्याय निर्णय इस पे करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या, ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह जो है ना कमी है। और यहाँ पे देखेंगे एक आंकड़ा दिया गया है, ये कानून मंत्रालय के द्वारा ही दिया गया है कि न्यायपालिका में 5600 से अधिक पद रिक्त हैं। और क्या है, ये 2006 से 24 के बीच हाई कोर्ट्स में ही रिक्तियों की दर कितनी है? 16% रिक्ति है, जो कि बढ़ के कितना हो गया? 30%। मतलब हाई कोर्ट में ही इतनी ज्यादा रिक्तियां हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या में अनुपात कितना है, तो प्रति 10 लाख पर मात्र 1 है, जो कि विकसित राष्ट्रों जैसे कि यूएसए वगैरह में ये कितना है? 150 है। तो हमारी स्थिति जो है ना काफी कमजोर है। मतलब क्या है कि जो हमने अवसंरचना बना के रखा है, जो हमने स्ट्रक्चर बना के रखा है, वो हमारी जनसंख्या का बोझ उठाने के लिए में अभी सक्षम नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो संरचनात्मक कमी है, जजों की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है, और दर विभिन्न कारणों से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अत्यधिक सरकारी मुकदमेबाजी। अब ये सब जो अन्य कारण मैं बोल रहा था कि जो कानून को पालन करना और कानून को लागू करने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी कई खामियां हैं। जैसे अब इसमें देखेंगे क्या है कि अत्यधिक सरकारी मुकदमेबाजी, इसमें मतलब क्या? सरकार ही एक पार्टी के रूप में होती है। सरकार या सरकार की एजेंसी, आप देखोगे कि राज्य सरकार, भारत सरकार अधिकतर केसेस में, खास करके सिविल मामलों में, या भारत सरकार की एजेंसियां, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां, सबसे अधिक अब सबसे पॉपुलर मुद्दा तो है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या कर से संबंधित मामले चलते रहते हैं, या जमीन से संबंधित मामले। इस तरह के पर्याप्त केसेस जो है ना लगातार बन रहे हैं, पहले से भी लंबित हैं और लगातार न्यायालय में आ रहे हैं, जो न्यायालय की जो पेंडेंसी है उसको बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। तो लगभग 50% मुकदमे सरकारी एजेंसियों के कारण होते हैं। तो ये देखिए इसमें। और क्या, अपर्याप्त अवसंरचना और जनशक्ति, ये हमारे पास समस्या तो है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, ये बहुत बड़ी काम की रिपोर्ट है। ये कुछ थिंक टैंक और कुछ एनजीओ टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है। इसमें टाटा ट्रस्ट का नाम आप लिख लोगे, ये टाटा ट्रस्ट के इनिशिएटिव पे ये विभिन्न और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ये बनाया गया, रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कि न्यायपालिका कैसे काम कर रही है। और खास करके इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं कि न्याय से संबंधित जस्टिस कैसे मिल रहा है। तो इसलिए ये रिपोर्ट ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें डिफरेंट टाइप के आंकड़े हैं, जिसमें कि जेलों में की क्या स्थिति है, और न्याय देने की प्रक्रिया क्या है, कितनी जल्दी दिया जा रहा है न्याय, और इस तरह के तमाम आंकड़े हैं इसमें। तो इसलिए मैं इस रिपोर्ट पर मैंने पहले बता दिया। चलिए अब बात करते हैं। आप पर्याप्त अवसंरचना और जनशक्ति क्या बताता है ये पॉइंट? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या रिपोर्ट करता है कि न्यायालयों में क्या है कि पर्याप्त कोर्ट रूम की भी कमी है। यहां तक कि जो लॉयर्स हैं उनके बैठने के लिए चेंबर्स तो नहीं ही है। यहां तक कि जो जूनियर कोर्ट्स में, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहां पे जजेस के लिए, लोअर कोर्ट्स में जो जजेज हैं उनके बैठने के लिए भी जगह नहीं है, स्थान नहीं है। तो इस प्रकार की जो बेसिक नीड भी है, जो भवन के स्तर पे, इक्विपमेंट के स्तर पे, वो भी कमी है, जिससे कि आधुनिकीकरण और उसको तीव्र निपटान कर पाना किसी भी मामलों का
ये मुश्किल हो गया है। और अन्य कारण मामलों के निपटान के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। जैसे अब जो हमने बताया था कि प्रक्रिया में कानून को पालन करने की प्रक्रिया, इसमें भी कुछ खामियां हैं। अब क्या है कि कोई भी मामला आया और उसे निपटाने के लिए कोई समय सीमा फिक्स नहीं है, विभिन्न प्रकार के सभी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपराधिक मामलों में, किसी भी प्रकार के मामलों में, जबकि ऐसा किया जा सकता है अगर मामले की प्रकृति को छांट लिया जाए, कैटेगराइजेशन कर लिया जाए, और उसमें ये किया जा सकता है। इसीलिए आप देखोगे जो ऑल्टरनेट सिस्टम है न्यायपालिका का, जो लोक अदालत और न्याय अदालत, इस तरह की जो व्यवस्थाएं बनी पिछले कुछ दशकों से, तो उसने काफी अच्छा काम किया। जो इस प्रकार के मामले थे, जो समान सिविल प्रकृति के डिस्प्यूट थे, विवाद थे, उनको न्यायालय से बाहर ले गए और उनको समय के साथ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की प्रक्रिया चालू हुई। लेकिन और अन्य मामले समय के साथ आना नहीं रुका हमारी न्यायपालिका में। तो ये उसी को दर्शाता है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, खामियां हैं, संरचनागत और संस्थागत स्तर पे, उसे कम किया जाना चाहिए। बार बार स्थगन और लंबी छुट्टियां भी देरी, बार बार स्थगन मतलब क्या, बार बार एडजॉर्न कर दिया जाता है, बार बार डेट ले लिया जाता है, ये भी प्रक्रिया, इस पे भी रोक लगनी चाहिए कि ऐसा नहीं, लिमिटलेस नहीं होनी चाहिए, कोई सीमा ही नहीं है। एक ही मामले में 5 से अधिक बार, और ये संभव, सामान्यतः ये जो मामला सुझाया जा रहा है कि लंबित मामलों को बढ़ाने में कैसे ये मदद करता है, ये इस मुद्दा कि सामान्यतः जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा ये मांग कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी केसेस अधिक हैं, उनको वो किसी भी अपने जो उनके लिए जो रोजी रोटी का सवाल है और इस तरह के मुद्दे हैं, वो किसी केस को मना नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास जब बर्डन अधिक है तो ऑब्वियसली वो कुछ केसेस पे ही काम करेंगे और अन्य केसेस पे जो है ना इस तरह की चीजें होंगी, जिससे क्या जो है मामला बार बार लंबा टलेगा और लंबा खींचेगा। और लंबी छुट्टियां, कोर्ट में, न्यायालय में काम करने की जो अवधि है वो सामान्य तौर पे अधिक है। ऐसा ये जितनी पेंडेंसी है उसके अनुसार, इसका एक संदर्भ में बताऊंगा कि इस बार जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ही काम किया है गर्मी की छुट्टियों में, जहां पे मई से जुलाई के मंथ में, अगर मैं सही हूं तो, एग्जैक्ट डेट तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मई से लेकर सामान्यतः जुलाई के मंथ में वहां पे क्या, वैकेशन, गर्मी की छुट्टी होती थी। लेकिन इस बार क्या है, उसका नाम बदल दिया गया और पार्शियल वर्किंग डे कर दिया गया, जिसमें कि सारे बेंच जो है ना बैठे और उन्होंने फैसला सुनाया है, जिससे कि पेंडेंसी को काफी हद तक रोका जा सका है, जो कि पिछले सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो ये काफी मामला जो है ना इसी के संदर्भ में लिया गया कि छुट्टियों को कम किया जाए और जो पीछे से जो लंबित मामले हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है उस समय को सदुपयोग किया जाए। तो इससे संदर्भ से आप समझ सकते हैं। अब देखेंगे लंबित मामलों के प्रभाव क्या है। प्रभाव हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभाव, अगर आपने किसी व्यक्ति विशेष को अगर मामले में न्याय देरी से दिया, और देरी से दिया तो न्याय मिलेगा जरूर, लेकिन तब तक शायद वो व्यक्ति उस 10 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, वो व्यक्ति उस न्याय के लिए शायद वो जीवित नहीं रहेगा। एक दूसरा, या वो इतना प्रताड़ित हो चुका होगा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, मतलब कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, ये कॉमन सी बात है, मानसिक रूप से, शारीरिक। आप एक ही काम के लिए बार बार अर्जी लगाओ, किसी कार्यालय में जाओ, तो आप कैसा महसूस करते हो अपने आप को, ये बताओ। ये सामान्य सी बात है। तो इसमें भी यही मामला है। तो लंबा समय जैसे भी होगा तो न्याय नहीं, बल्कि वो न्याय कम होगा, वहां पे न्याय मिलना नहीं उसे बोलेंगे, न्याय अन्याय के समान होगा। तो ये तो पॉपुलर है काफी, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उसी का हिंदी संस्करण है, न्याय में देरी अन्याय के समान है। ये उसी का हिंदी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। ये काफी न्यायपालिका के संदर्भ में काफी पॉपुलर ये फ्रेज है, मुहावरा है, जो कि भारतीय, आज के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका के लिए ये यूज किया जाता है, गाया बगाया विभिन्न विश्लेषकों के द्वारा। तो कारण उसका यही है। तो यही बात किया जा रहा था कि आम नागरिक पे इसका अतिरिक्त बोझ जो है ना काफी अधिक होता है। वो आर्थिक भी होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक
भी होता है। तो न्याय मिलना नहीं बल्कि वो पीड़ित हो जाता है, जबकि वो एक पीड़ित के रूप में न्यायालय को अप्रोच करता है, जहां से उसे आशा क्या थी कि न्याय मिलेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए कि कॉन्ट्रैक्ट लागू करने से जुड़ी कमजोरियां और नहीं, अच्छा, सामाजिक आर्थिक लागत क्या है इसकी। तो सामाजिक आर्थिक लागत में क्या, यही हम लोग देख रहे थे कि व्यवसाय और आम नागरिक, इसी से जोड़ के देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक लागत, जो हमने बताया कि सामाजिक आर्थिक लागत तो बढ़ ही रही है ना समय के साथ, उसमें खर्च बढ़ रहा है, समय का जो 1 साल में खत्म हो जाना था, 2 साल में खत्म हो जाना था, वो लगातार चल रहा है। बार बार डेट्स आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, नए नए तारीखें मिल रही हैं, तो उसमें क्या है, उसका खर्च बढ़ गया, तो अतिरिक्त बोझ, फाइनेंशियल बर्डन उस पर बढ़ा। और उसके साथ क्या, उस काम में भी जो काम से संबंधित वो मामला चल रहा है, सामान्यतः विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे वो डिले पे डिले, डिले पे डिले, वो होता रहता है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और कॉस्टिंग अल्टीमेटली क्या, जो उसमें पार्टी होता है, जो व्यक्ति, आम व्यक्ति, या फिर अगर वो मामला किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है जो कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए होता था, वो लंबा खिंच गया वो मामला, जिस कारण से क्या कि वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रुक गया लंबे समय के लिए, तो उसका बर्डन को किसके ऊपर आएगा, उसका बर्डन जो है ना, आम हमारे आपके जैसे आम जनता पे। यही लिखा हुआ है क्या, कॉन्ट्रैक्ट लागू करने से जुड़ी कमजोरियां के कारण भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब कोई प्रोजेक्ट आई और प्रोजेक्ट पे केस हो गया, तो उस प्रोजेक्ट में डिले होगा, वो विकास परियोजना है, अब वो लंबी चलती रहेगी। अगर मान लिया जाए हमारे यहाँ ये समस्या नहीं होती, तो वो जो है 1 महीने के अंदर उसे निर्णय दे दिया जाता है, वो प्रोजेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये चीजें क्लियर हो जाती। इस पे ना फिनेंशियल बर्डन होता, ना उस कंपनी पे, और ना ही हमारे राज्य पे। तो इस तरह से राज्य के वित्तीय दशाओं पे। ये जेलों में भीड़, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या काफी अधिक है, और काफी अधिक मतलब क्या, 70% के आसपास है। ये यहाँ पे यही फिर से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट 76% है। इससे पहले भी एनसीआरबी वगैरह के डेटा में ये 70% के आसपास बताया। ये रिसेंट रिपोर्ट है 76%। अंडर ट्रायल कैदियों के बारे में अगर आपको समझना हो तो मतलब साधारण भाषा में हम लोग समझ लेंगे कि अंडर ट्रायल कैदी वैसे कैदी होते हैं जिनका मामला अभी चल रहा है, फाइनल जो है जजमेंट उस पर नहीं आया है। तो इसका मतलब आप समझे बात को कि 76% पूरे जेल में हमारे ऐसे ही कैदी हैं, 76%, मात्र 25% इधर बच रहा है ना। 76% ऐसे कैदी हैं जो हो सकता है छूट भी सकते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो बड़ी भी हो सकते हैं ना, वो निर्दोष भी तो साबित हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कितनी हास्यास्पद स्थिति है ये। तो मतलब क्या, आप न्याय कर नहीं रहे हो आप, और न्यायालय क्या लंबित रहते हैं मामले, तो न्याय कैसे हो रहा है यहाँ पे। ये व्यक्ति जो निर्दोष हो सकता है उसे फैसला कब मिलेगा, 10 साल के बाद, और 10 साल तक वो जेल में रह गया, तो इसका मतलब उसने जेल भी हुआ उसे, और उसे न्याय मिलने में क्या प्रक्रिया लंबी चली, तो उसमें फिनेंशियल बर्डन भी हुआ, सामाजिक बर्डन हुआ कि उसकी फैमिली, उसका समाज समझता रहा कि व्यक्ति जेल में है और वो उस गतिविधि में संलिप्त था या दोषी समझता रहा। 10 साल के बाद उसे मिला न्यायालय से कि नहीं नहीं भाई तुम निर्दोष हो, तुम्हें गलती से इम्प्लीकेट किया गया था, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया था। ये टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा सामान्यतः, कि गलत तरीके से किसी को पे थोप देना, मढ़ देना किसी पे कोई इल्जाम, दोष, और उसे जेल में उसे उसकी गिरफ्तारी कर लेना। तो उसे 10 साल बाद ये बताया गया प्रूव करके न्यायालय के द्वारा। तो आप ये सोच सकते हैं कि न्याय है या अन्याय, तो यही समस्या है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मामलों की लंबी संख्या को कम करने के लिए क्या कोई पहल किए गए? हाँ, पहल है, काफी पहल है, और कुछ उपाय, संख्या कम करने के कुछ उपाय। विधि आयोग की रिपोर्ट हम लोग कोट करेंगे कि 10 लाख से अधिक आबादी, 10 लाख आबादी पर 50 न्यायाधीश, जो हमने अभी देखा था 1 न्यायाधीश, इसको सबसे पहले बढ़ाया जाए। विभिन्न तरीके से आप वैकेंसीज को फिल कीजिए, कैसे भी। इसमें जाहिर सी बात है, इसमें जो राज्य की जो पे वित्तीय बर्डन बढ़ेगा, लेकिन ये अति आवश्यक है। इससे जो वित्तीय बर्डन उनके सैलरी में, वेतन में, भत्ते में, पेंशन में लगेगा, उससे कम वो जीडीपी में जो नुकसान हो रहा है मामलों को लंबित होने से, हमने देखा, उसका फायदा हो सकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा मतलब क्या कि सुप्रीम कोर्ट में तो एक प्रक्रिया है, मतलब
हायर जुडिशरी में तो एक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम के सिस्टम में। हालांकि उसमें भी तमाम जो उसकी आलोचनाएं हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है, लेकिन अखिल भारतीय इसमें क्या है कि जिला और अधीनस्थ अदालतों में ये प्रक्रिया राज्य के अंतर्गत है। तो विभिन्न राज्यों में बड़ी असमान स्थितियां हैं यहाँ पे कि जो वैकेंसीज है कभी आती है कभी नहीं आती है, कम है, ये मतलब अपारदर्शिता, और वहां पे भी जो है ना अनियमितताएं हैं, जिससे सीट्स जो है ना खाली रह जा रही हैं, भरी नहीं जा रही हैं। तो इसको द्रुत बनाने के लिए जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पे ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं कि सारे प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या आईएएस आईपीएस आईआरएस इस तरह की पदों को कार्य भरा जाता है। तो इस तरह से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी किया जा सकता है, उनका भी प्रावधान है, जिससे क्या कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वहां पे वैकेंसी खाली ना रहे। तो यही समस्या ये बताया गया है इसमें। उसका डिजिटल एवं प्रक्रियागत सुधार, ये आधुनिकीकरण, ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी जो कुछ समय पहले डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे जो पूर्व सीजीआई थे, और उनके द्वारा काफी जोर शोर से इस बात को उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कोर्ट्स को, न्यायालय को जो है ना बदलते हुए समय के साथ जो आईटी सर्विसेज है, जो ये इंटरनेट है, इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहिए, और हम लोग अपने लाइव टेलीकास्ट वगैरह और जो इंटरनेट का डिजिटल बनाने पर जोर देना चाहिए, जिससे क्या है कि जो ये लाइन में लगने वाली और लंबित मामलों का हल हो सकता है, और स्पीडी भी ट्रायल किया जा सकता है। बहुत सारी समस्याएं जो है, बहुत सारे मामलों में क्या है कि जो दोषी हैं या जो वादी पक्ष है उसमें से कोई अनुपस्थित रहने के कारण भी उस दिन डेट नहीं ले, अगर नेक्स्ट डेट ले ली जाती है, ये भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या ऑनलाइन अगर किया जाए तो ये समस्या तो खत्म हो जाएगी, जबकि अभी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कम की जा सकती है, सुधार की जा सकते हैं। तो यही है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 का विस्तार किया जा रहा है, जिससे क्या एआई आधारित केस मैनेजमेंट लागू हो सके। अब केस मैनेजमेंट क्या है कि वही कि डेटा हमने देखा एनजीडीसी जो डेटा जो बताया, जहां पे डेटा को स्टोर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक सारे केसेस का, तो उसमें क्या वो है, क्या वो बिग डेटा ही तो है ना, बिग डेटा ही तो है वो। तो उसको कैटेगराइज तो किया जा सकता है ना कि इतने सारे मामले 10 साल से ऊपर लंबित हैं, इतने सारे मामले 5 साल से ऊपर लंबित हैं, इतने सारे मामले 1 साल से ऊपर लंबित हैं। तो इसमें कैटेगराइजेशन जब हमारे सामने हो जाएगा और कहां कहां है ये भी बता देगा। एआई तो ये सब काम करने में काफी अभी इफिशियंट हो चुका है, एआई और बिग डेटा अगर टेक्नोलॉजी देखा जाए। तो अगर एआई को यहाँ पे केस मैनेजमेंट में लगाया जाए और इसको ट्रैक करना भी मुश्किल नहीं रहेगा अगर एआई को लगाया जाए, और ये रीजनल लेवल पे भी, तो तुरंत जो है जब किसी समस्या को हम लोग ट्रैक कर लेते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आ जाती है, तभी हम लोग नीति निर्धारण भी सही तरीके से कर सकते हैं। तो अभी क्या है, हमारे पास तो एग्जैक्ट डेटा भी कुछ समय पहले तक नहीं था कि कहां कितने लंबित हैं केसेस। तो इस तरह के जो नए इनिशिएटिव होंगे उससे काफी मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि न्यायिक सुधार के संदर्भ में जो लंबित मामले हैं न्यायालय के अंतर्गत, उसमें क्या क्या आयाम रहे। चलिए एक और काफी महत्वपूर्ण मामला क्या है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित, रक्षा खरीद से संबंधित। शीर्षक क्या है इसका, रक्षा खरीद नियमावली 2025 का शुभारंभ, 2025 का रक्षा डिफेंस प्रोक्यूरमेंट डीपी मैनुअल, डीपी मैनुअल 2025 रक्षा खरीद से संबंधित। सामान्यतः हम लोग देखेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों को रिस्पांस करना आवश्यक है, और रिस्पांस वो प्रत्येक स्तर पे होना चाहिए, संस्थागत स्तर पे, संरचनागत स्तर पे। हम लोगों ने देखा है कि संरचनागत स्तर पे हम लोग अपने सीमा प्रबंधन को लेकर काफी अभी एक्टिव हैं और काफी तीव्रता पूर्वक उस पे काम किया जा रहा है देश में, विभिन्न सीमाओं को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित और बाह्य सुरक्षा से संबंधित हमारे देश के सामने शुरुआती दौर से जो है चिंताएं रही हैं, और बदलते विश्व में अभी वर्तमान में भी जिस प्रकार की घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, और खास करके भारत के पड़ोस में, तो उस तरह से चिंताएं जो है कभी कम नहीं रहती। इसलिए भारत को रक्षा के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत बनाना और अपने आप को समय के साथ आधुनिक बनाना, जिससे कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए वो तैयार किया जा सके। तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने रक्षा क्षेत्र
को का व्यापक जो है प्रसार किया जाए, जिसमें क्या प्राइवेट पार्टीज को बुलाया जाए, जिसमें नए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समावेश किया जाए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण अभी जो है कि सरकार के द्वारा की जाने वाली खरीद, उसमें तीव्रता लाई जाए। और तो सरकार के द्वारा भी की जाने वाली खरीद दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, जो जो अभी हाल फिलहाल के लिए, मतलब आए दिन जो खर्च हो रहे हैं, जो रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए और अन्य जो खर्च हैं इक्विपमेंट से संबंधित, इस प्रकार के खर्च हैं जो दैनिक खर्च हैं, मतलब समझ लीजिए। और एक क्या होता है लॉन्ग टर्म, जैसे कि इक्विपमेंट, लैंड, इस तरह के जो लंबी। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं डीपीएम की, जो बात कर रहे हैं, ये डीपीएम जो है उसी से संबंधित है, जो शॉर्ट टर्म जो होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म। तो ये रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट से संबंधित है। और ये मैंने ये मामला इसलिए बताया है कि इस तरह से हम लोग अंतर समझ पाएंगे, हम लोग एक आगे टर्म आएगा। तो अभी हम लोग ये ध्यान रखेंगे, जो दैनिक खर्च है हमारा, जो हाल फिलहाल में होने वाला है 1, 2, 6 महीने, साल भर में, तो वो उसके लिए से संबंधित ये क्या है, रक्षा खरीद नियमावली। तो हमने क्या किया, उससे संबंधित गाइडलाइंस इसको निकाल दिया गया। और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2009 में भी जारी किया गया था। अब मूल उद्देश्य इसमें यही है कि स्वदेशीकरण को प्राथमिकता। तो हमने बार बार यही कहा कि जो खरीद की जाएगी उसमें क्या है कि स्वदेशीकरण का मतलब क्या हुआ, जो सरकार खरीद करेगी वो जो देश में के जो स्टार्टअप्स हैं, और देश में जो निर्माण हो रहा है, देश में जो निर्माण हो रहा है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्देश्य वही है कि मजबूत बनाना, आधुनिकीकरण करना, देश में ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिससे डिफेंस के लिए हमें बाहर से आयात ना करना पड़े। जबकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिफेंस जो हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है हम लोग बाहर से कर रहे हैं। तो अब ये देश जो है ना खुद पे आश्रित होने के लिए, खुद पे निर्भर होने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब क्या है इसके अंतर्गत, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या, ये वही जो मैंने बताया कि रक्षा सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए दैनिक संचालन, डेली ऑपरेशन, मेंटेनेंस, तैयारी के लिए जो आवश्यक वस्तु और सेवा लगती है, सबकी खरीद की बात करेगा। और इसीलिए जो हमने अभी बात कही थी अधिग्रहण प्रक्रिया, ये एक दूसरा टर्म है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया क्या है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल। तो ये क्या है, दैनिक वाला, और ये है लॉन्ग टर्म वाला। तो लॉन्ग टर्म में कैसी चीजें होती है, कैपिटल इसको बोलते हैं, कैपिटल प्रोक्योरमेंट बोला जाता है इसे बोला जाता है। देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, इसको रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट, ठीक है, और एक होता है कैपिटल प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ये जो हम लोग का आज का आर्टिकल है रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट से संबंधित है, ये डीपीएम, जो कि दैनिक, मंथली बोल सकते हैं, 2, 4, 6 महीने में जो जरूरत है। और ये क्या है, ये कैपिटल, ये लॉन्ग टर्म वाला है, ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, डीपीपी। तो ये उससे अलग है, यही बताया जा रहा है। इसमें कैसी चीजें होती हैं, इसमें कोई बिल्डिंग्स हो गया, इसमें कोई इक्विपमेंट्स हो गया जो लंबे समय के लिए यूज हो रहा है, इस तरह की चीजें हैं। जबकि इसमें हमने क्या देखा, संचालन, रखरखाव, तैयारी के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं कुछ भी हो सकती हैं, ये चीज है। तो ये हम लोग ये कंसेप्ट भी यहां पे ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्ट जो है यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में आ सकता है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी। और डीपीएम 2025 के मुख्य प्रावधान अब हम लोग देख लेते हैं कि यही बताया गया, राजस्व जो मैं बोल रहा था कि रेवेन्यू वाला जो है, यही इसमें चीजें हैं कि संचालन एवं भरण पोषण खंड के तहत रक्षा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या है कि स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना ये है, और जिसमें क्या है कि इंटीग्रेशन को, जो सशस्त्र बलों की इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे सके और हमें आत्मनिर्भर बना सके। उसके बाद के चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग कितना अमाउंट है, ये सब फैक्चुअल बातें हैं, कभी पूछी जा सकती हैं, चर्चा में है, क्योंकि सुरक्षा का दृष्टिकोण खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सब आयाम काफी चर्चा में है। तो यूपीएससी जो मल्टी स्टेटमेंट जो प्रश्न बनाती है उस तरह से दे सकती है कि क्या है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की खरीद हेतु राजस्व खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाना।
कि 1 लाख तक के लिए गाइडलाइंस काम करे, इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। रक्षा स्वदेशीकरण में चुनौतियां क्या हैं, इसमें हम लोग नॉर्मल भी देख सकते हैं कि देश में बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए विकास में जो चुनौतियां हैं वही चुनौतियां यहां भी हैं। क्या है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और R&D में हम लोग पीछे हैं देश में। तो यहां भी ये चीजें हैं कि घरेलू स्तर पे क्या R&D तक कुशल कार्यबल, और उसके लिए जो स्टाफ और जो हमारे पास चाहिए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट हमारा उस लेवल का नहीं है। क्योंकि क्या है कि रक्षा जो इक्विपमेंट है और जो मेंटेनेंस है और जो सर्विसेज है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हाई एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो उसमें क्या कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाइसेंस प्राप्त उत्पादन आवश्यकताओं पर निर्भरता। तो बेसिकली क्या, बाहर से प्रौद्योगिकी की स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, और जिसमें क्या टाइम लगता है, और लाइसेंस प्राप्त जो उत्पादन करता है उससे लाइसेंस लेने के लिए कि हम उत्पादन करना चाहते हैं। तो यही सब चीजें समस्या होती है, जिससे कि टेक्नोलॉजी आने में, टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके प्रयोग में टाइम लगता है। उद्योग क्या, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम है, ऑब्वियसली वित्तीयन कम होगा इसमें क्या है, और मोनोपोली एक तरह से भारत जो सरकारी उपक्रम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का एकाधिकार है एक तरह से। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डेवलप ही नहीं हो पाया है। सिर्फ HAL जो है ना वो एकमात्र कंपनी दिखती है। तो आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां, ऑब्वियसली क्या है कि एक ही कंपनी है तो उसकी जो कमजोरियां हैं, उसकी जो मजबूत पक्ष है, दोनों चीजें जो है ना काम आएगी, यहाँ पे प्रभावित करेंगी रक्षा प्रोक्योरमेंट को। तो जो कमजोर पक्ष हैं वो अगर उसमें समस्या हुई, वही हावी हुई, तो क्या हुआ, हमारा सप्लाई रुक जाता है। यही समस्या होती है समय समय पे कि और उसके बाद क्या, सप्लाई चेन में और समस्या क्या है कि हम लोग आयात पर है निर्भर है, कि बहुत सारे जो देश में बना भी रहे हैं तो उससे संबंधित कंपोनेंट जो है ना आयातित है एक। उसके बाद क्या, जो उप प्रणालियां हैं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, वही हमने देखा। और निर्यात नियंत्रणों से संबंधित प्रतिबंधों की समस्या, जैसे कि USA के द्वारा जेट इंजन की डिलीवरी में देरी हो गई तो यहाँ भी समस्या होगी। उस पर आधारित जो हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। उच्च लागत, ऑब्वियसली स्वदेश में नहीं बनाया जा रहा है, आयात प्रतिस्थापन से क्या होगा या कि अगर हम लोग इंपोर्ट रोक देते हैं, जिसपे अभी बन भी रहा है, तो हम लोग अगर देश में ही बनाते तो उसमें क्या, ऑब्वियसली R&D में खर्च होगा अधिक, और हमारा टेक्नोलॉजी वगैरह में डिफरेंट टाइप से खर्च अधिक होंगे। तो कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है तत्काल में कि खर्च बढ़ गया, ये कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है तो देश में क्या है, चीजें जो है ना देश में बनने लगेंगी, और जहां इसमें रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण हो जाएगा वहीं इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तत्काल में इसे हो सकता है कि दाम बढ़ जाए, कुछ कॉस्टिंग। रक्षा स्वदेशीकरण के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या है, जैसे FDI को बढ़ा दिया गया। FDI आप देखते हो, जहां भी बाहर से निवेश को आकर्षित करना होता है जिस भी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के, तो उसमें FDI के लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या 74% कर दिया गया है। हम लोग रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDX हमने सुना है कि MSME जो सेक्टर है उसको अब बढ़ावा दिया जाना है, तो उसे डेवलप करने के लिए यह आवश्यक है कि वैसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिससे क्या है कि वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान दें, जिसमें कि नए नए स्टार्टअप्स खुले। और सुदर्शन चक्र मिशन, आप नए नए स्टार्टअप्स का आप ध्यान रखोगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ जो ड्रोन यूज किए वो भारत में बने हुए थे, जो ड्रोन से। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो भारत के स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया, और अन्य इक्विपमेंट भी हैं। ये तो ड्रोन मैंने बता दिया है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर का एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट बन के उभरे हैं, महत्वपूर्ण मशीन्स बन के उभरे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। वो उसके अलावा भी हमने बताया कि जो मेंटेनेंस से संबंधित है वो चीजें स्टार्टअप्स के जरिए भारत में उसे विकास किया जा सकता है। सुदर्शन चक्र मिशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया कि समस्त रक्षा तंत्र को सुनिश्चित करना, जिससे देश का आम पब्लिक सुरक्षित रह सके। मतलब क्या, पूरा का पूरा क्या, साइबर अटैक से बचाना, मतलब साइबर सुरक्षा तंत्र स्थापित करना देश में, कि देश में इस प्रकार के भी हमले नहीं हो सके। यही है यह करना सुनिश्चित कर समस्त रक्षा तंत्र भारत में ही शोधित, विकसित और निर्मित हो। मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो, जिससे क्या हमारे तरफ जो है विदेशी किसी भी प्रकार से
चाहे वो फिजिकल फॉर्म में और चाहे साइबर फॉर्म में अटैक को रोका जा सके, देश को बचाया जा सके। सृजन पोर्टल भारतीय उद्योग विशेषकर एमएसएमई द्वारा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। सृजन पोर्टल काफी पॉपुलर टर्म है, तो ये सब जो इनिशिएटिव है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है ये भी काफी उभरता हुआ सेक्टर है कि बांस से बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल जो जैव पदार्थों से, मतलब पौधों से, किस प्रकार कुछ प्लांट से, कुछ जीव से बनने वाला इथेनॉल। और इथेनॉल क्या है? ये जैव ईंधन, जैव ईंधन जिसका प्रयोग विभिन्न पर्पज से, एक सबसे पॉपुलर पेट्रोल डीजल में मिलाकर प्रयोग किया जा रहा है, जो कि देश में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है भविष्य में। क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है? क्योंकि देश में जो कार्बन उत्सर्जन हम लोग अभी वर्तमान में कर रहे हैं उसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा जो हिस्सा है। और उसके बाद क्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में जला रहे हैं वो कहां से आता है? आयातित आता है। हम लोग जो है आश्रित हैं कहां? आयातित पेट्रोल डीजल पे। अभी देख रहे हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रूस से तेल लिए जाने पे ये कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। तो लेकिन वो हम लोग चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें हैं, दैनिक जरूरतें इतनी अधिक है, देश में खपत इतना अधिक है। तो अगर इसके ऑल्टरनेट के इस समस्या का निदान करना है तो हमें दो तरह से काम करना पड़ेगा। एक काम क्या करना पड़ेगा कि जो परंपरागत जो ईंधन है, परंपरागत ईंधन की बात मैं कर रहा हूं, जो परंपरागत ईंधन है उसके जगह पे कोई नवीकरणीय स्रोत, मतलब पूरा का पूरा अलग ही नवीकरणीय स्रोत, हाँ, जैसे हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां, मतलब उसमें कोई पेट्रोल डीजल है ही नहीं। और दूसरा क्या? दूसरा जो एक तरह से आप समझ लो कि हाइब्रिड, आप समझ लो कि हाइब्रिड में क्या यूज तो हम लोग वही कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल ही यूज कर रहे हैं जो परंपरागत ईंधन है, लेकिन उसमें क्या, उसमें जैव ईंधन को मिक्स कर देंगे। ये अब भविष्य में, अभी जैव ईंधन की मात्रा बढ़ाएंगे 10%, 20% और भविष्य में उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो दो प्रकार के ये हमारे पास स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग बात आज इसकी करेंगे। ये क्योंकि बायोइथेनॉल सबसे पॉपुलर प्रयोग, और भी प्रयोग हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं जो काम के हैं। तो यही है। लेकिन ये चर्चा में क्यों है? ये तो हमने संदर्भ समझा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो असम के गोलाघाट में भी भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे थे, तो उसमें गोलाघाट में जहां पे क्या है, नुमाली में बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। और उसमें ये चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि जो वहां पे रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, और की एक इनिशिएटिव है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बायोइथेनॉल बनाने के लिए। तो काफी ये बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी भविष्य की प्रोजेक्ट है, जो कि लोकल जो रिसोर्स है, मतलब लोकल जो बांस जो है एक ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि ईस्टर्न रीजन में, सेंट्रल रीजन में, मतलब सेंट्रल इंडिया में आप देखोगे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब में जो है ना बांस की प्रजाति, और उसका नॉर्थ ईस्ट रीजन में बांस की पैदावार काफी महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। ये मानसूनी उष्णकटिबंधीय रीजन के का पौधा है और इसमें जो है ना विकास बहुत तेजी से होता है, ग्रोथ जो है ना बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। और ग्रोथ की देखते हुए, और ये आम पौधा है, प्राकृतिक रूप से ये उगता आया है वर्षों से। तो अगर इस रीजन में अगर इससे बायोइथेनॉल बनाया जाता है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा जैव संसाधन हमें मिल जाएगा जिससे कि हम लोग ईंधन बना सकते हैं। तो इसलिए ये असम को टारगेट किया गया है। असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की एक फोटो एंड सैंपलिंग ओआई का संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है, जो कि क्या बनाएगी? बांस से जैव इथेनॉल बनाएगी, का उत्पादन करेगा। तो यही खबर थी, है ना। तो इसमें क्या है कि इसके बारे में कुछ बताएगा, जैसे क्या कि बायोइथेनॉल के उत्पादन के लिए क्या बांस क्या फीड स्टॉक या कच्चा माल, इसको क्या बोलते हैं? फीड स्टॉक बोलते हैं। और फीड स्टॉक के कारण ही क्या बांस जो है क्या गैर खाद्य पदार्थ है ना, गैर खाद्य पदार्थ। तो गैर खाद्य पदार्थ से बनने वाला जो इथेनॉल है उसे क्या बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कैसे? जैसे कि मक्का वगैरह से, जो खाद्य पदार्थों से बनने वाला ये था। हम लोग एक बार इसे भी देख लेंगे।
कि किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो बायोइथेनॉल हैं जिनका विकास अभी तक किया गया है या विभिन्न चरणों में किया जाएगा। तो एक बार इसे भी देख लेते हैं, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखें, यहां पे लगा है कि इवोल्यूशन ऑफ बायोफ्यूल्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन अभी बात करेंगे हम लोग, साइंस एंड टेक में भी इसे पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, फ्यूल्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स, वही मैंने जैसे बताया मक्का से, चुकंदर से, उसमें उसका सेकेंड जनरेशन जिसकी बात अभी की जा रही है, ये बायोइथेनॉल की बात, अभी ऑर्गेनिक वेस्ट डिराइव्ड फ्यूल्स, जो भी जैव उत्पाद हैं वहां से ये आएगा। थर्ड जनरेशन में कुछ ऐसे अलग एल्गी वेस्ट जो कि सामान्य तौर पे आसपास नहीं पाया जाता, मतलब सोर्स कम है, उसके लिए और R&D की जरूरत है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जरूरत है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब बाकायदा उसके लिए हम लोग एक जैव संसाधन का विकास ही करेंगे, चाहे वनस्पति हो सकता है, जीव वनस्पति हो, उस प्रकार के, जैसे हमने देखा ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स, हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन है। तो इस तरह के विभिन्न जनरेशन, तो हमने बात अभी क्या किया, सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। चलिए और कुछ जानकारी देखते हैं, क्या है कि बायोइथेनॉल खाद्य फसलों, कृषि अपशिष्ट जैसे नवीकरणीय जैविक स्रोतों से उत्पादित इथेनॉल है। वही नवीकरणीय क्यों है, क्योंकि परंपरागत ईंधन से अलग है। परंपरागत ईंधन में कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक गैस है, ये नवीकरणीय इसलिए है कि परंपरागत से अलग है, ये जैविक स्रोतों पर आधारित है। बायोफ्यूल का एक महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, इथेनॉल। ठीक, एथेनॉल का पारदर्शी रंगहीन तरल होता है। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, ध्यान रख लें, कहीं भी फैक्ट्स में पूछा जा सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं बायोइथेनॉल की है। तो रंगहीन तरल होता है, रंग नहीं होता। उसका क्या, जैव निम्नीकरणीय होता है। ये टर्मिनोलॉजी हमने पर्यावरण में पढ़ा है। जैव निम्नीकरणीय मतलब क्या, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा उसका अपघटन हो जाएगा। अपघटन मतलब टूटकर, सरल पार्ट में टूटकर मिट्टी में मिल जाएंगे, और जिससे क्या हुआ, फिर से उसके जो महत्वपूर्ण जो एंजाइम्स है, महत्वपूर्ण जो मिनरल्स हैं उसमें, वो उस पदार्थ से निकल के कहाँ आ जाएगा, मृदा में आ जाएगा, और मृदा से क्या, फूड चेन में आ जाएगा। यही इसी को जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। लेकिन प्लास्टिक क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। प्लास्टिक वो टूटता नहीं है। ये कोई धातु हो भाई, लेड, इस प्रकार की चीजें, ग्लास, इस प्रकार की चीजें, वो क्या होती हैं, वो वहां पे जमा रहता है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और वो पॉल्यूटेंट का काम करता है। इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक हैं, तो ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। तो मतलब इसीलिए तो नवीकरणीय हम लोग बताया जा रहा था। और जलने पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और क्या देता है, जल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो देता ही है, कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन उसके साथ जल देता है, पानी देता है। तो इसका मतलब क्या, कार्बन उत्सर्जन कम है। तो मतलब इसका ये है, ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। चलिए बायोइथेनॉल के बारे में स्रोत हम लोग देखते हैं। स्रोत क्या है कि अभी हम लोग देश में जो बात की गई कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, आप देखिए कितना इसे इंपॉर्टेंस दे दिया जा रहा है इसीलिए कि क्योंकि हमारे देश में क्या है, अगर किसी जैव पदार्थ पे हम लोग अगर इस प्रकार के ईंधन बना पाए तो आर्थिक रूप से और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दोनों तरह से हम लोग लाभान्वित होंगे। बायोइथेनॉल निम्नलिखित बायोमास से उत्पादित एथेनॉल है, मतलब बकायदा इसमें बताया गया किस किस से, जो हमने जो अभी चर्चा किया, इस शर्करा युक्त जो सामग्री जैसे गन्ना, चुकंदर, मीठी ज्वार आदि, ये स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़े हुए आलू, और जो कृषि खाद्य लुगदी जो है ना, मतलब खेतों पे जो पल्प बनता है, लुगदी बनता है उस पे, और जो अपशिष्ट शैवाल वगैरह है वो, उसका सेल्यूलोज युक्त सामग्री जैसे गन्ने की खोई, लकड़ी आधारित अपशिष्ट, कृषि और वानिकी अवशेष, मतलब लकड़ी से बना हुआ जो लुगदी से। आप देखोगे गन्ने की खोई, ये इतना काम का चीज है कि गन्ने जो चीनी मिल है उसके जो एनर्जी कंजम्पशन है उसका मैक्सिमम पार्ट यहां से बन जाता है ये बायोइथेनॉल बना के। तो काफी अच्छा ये बायो प्रोडक्ट है, जो वेस्ट होता पहले उससे आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हो। तो ये भविष्य की ऊर्जा के रूप में है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा में ये एक ऐसा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के बारे में तो हमने काफी सुना है, लेकिन इसके बारे में अभी काफी अंडररेटेड है, काफी इस पे चर्चा अभी होनी है, अभी कम चर्चा हुई है, और इस पे इसलिए देश में अभी इस पे काम किया जा रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, भविष्य की ऊर्जा के रूप में इसे बताया जा रहा है। बायोइथेनॉल के बारे में और कुछ देख लेते हैं हम लोग। उपयोग क्या है, वही उपयोग जो सबसे पहले हमने बात ही शुरू की थी यहाँ पे, कि सबसे पॉपुलर तो वही है कि पेट्रोल में के साथ ये
के साथ मिलाकर E10 या E20 यही है। इथेनॉल 10 मतलब क्या कि परसेंटेज कि गैसोलीन के साथ 10% और गैसोलीन के साथ 20%। और अभी भारत में अभी क्या 10% पे हम लोग काम कर रहे हैं और 2025-26 तक इसे 20% तक ले जाना, ये लक्ष्य है। आगे इससे संबंधित स्कीम देखेंगे। E10 और E20 वही है। उसके बाद भी मैंने जो बोला था कि अन्य प्रोडक्ट जैसे केमिकल्स बनाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, जैव आधारित सामग्री जैसे बायोप्लास्टिक वगैरह। बायोप्लास्टिक से मतलब समझ रहे होगे आप, बायोप्लास्टिक अगर बनाएंगे, ऐसा आप लोग बहुत सारे संस्थानों में देखोगे, मेडिकल स्टोर में ही बायोप्लास्टिक देने लगे हैं। वो क्या होता है, बायोप्लास्टिक मतलब पेपर बैग जैसे था वैसे बायोप्लास्टिक है, मतलब मजबूती में तो प्लास्टिक के जैसा है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है, वो जो पॉल्यूटेंट के रूप में काम नहीं करेगा, वो मिल जाएगा मृदा में। ठीक है। और लाभ क्या है, जैव निम्नीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, एकदम सही। और यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करेंगे और साथ ही कम वायु प्रदूषण भी करता है, और उसके साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे आयात बिल को कम करने में काफी महत्वपूर्ण होगा। लास्ट में यही हमने बात किया, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, बायो E3 नीति, यही है बायोइथेनॉल के बारे में। और उसके भारत में एथेनॉल मिश्रण का रोड मैप हमने बताया कि अभी 10%, उसके बाद 20% तक बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जीवन मतलब जैव ईंधन, ऐसे ही है, वातावरण अनुकूलित अपशिष्ट निपटान योजना, इसमें ये है, जो कि इससे संबंधित, जो जैव इथेनॉल बनाने से संबंधित जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करने के लिए ये है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, स्कीम्स हैं। चलिए हम लोग 4 जो हमारा आज का नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है, पूर्वोत्तर की देश की आर्थिक समृद्धि में प्रमुख भूमिका। ये तो वैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से संबंधित है ये न्यूज आर्टिकल, लेकिन आप साथ में देश के अवसंरचना विकास और देश के खास करके जो दुर्गम क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट के विकास के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो कनेक्टिविटी, सुरक्षा मतलब आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा इससे, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट क्या है, हम लोग पढ़ते हैं आंतरिक सुरक्षा में, एक गड़बड़ी से संबंध प्रभावित क्षेत्र है, डिस्टर्ब्ड एरिया में से आता है, इंसर्जेंसी प्रभावित क्षेत्र है। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या बताया जाता है, पोरस बॉर्डर, जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं विभिन्न पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मिलने वाली, और क्या प्राकृतिक रूप से दुर्गम क्षेत्र है। और अगर वैसे जगहों में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रेल सड़क जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, और नदी मार्ग को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें अर्थव्यवस्था में कनेक्ट होगा, और वहां का जो जनजीवन है वो मेन लैंड से जुड़ेगा, जिससे क्या है कि आर्थिक पक्ष तो है ही, सामाजिक पक्ष भी है, और उसके साथ साथ सुरक्षा का दृष्टिकोण भी काफी महत्वपूर्ण है। और भविष्य में क्या है, भविष्य में इसे भारत सरकार के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को जो बोला जा रहा है, हमारा जो सबसे बड़ा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट के रूप में, कि भविष्य में इसे साउथ ईस्ट एशिया के लिए गेटवे के रूप में देखा जाता है, कि भारत अगर वहां तक पहुंच बढ़ाएगा तो साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, तो इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। यहाँ पे मौका ये है, संदर्भ ये है कि अभी प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल फिलहाल में कहाँ की यात्रा की गई थी, मिजोरम की यात्रा की गई थी। भारत का पूर्वोत्तर, तो इसमें बताया गया है इसमें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्या एक्ट ईस्ट विजन का उल्लेख करते, प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक सीमांत क्षेत्र, मतलब क्या फ्रंटियर रीजन से फ्रंट रनर, क्या बताया गया, ये फ्रंटियर क्षेत्र जो सीमा पे है, और से क्या बताया गया, समृद्धि के अग्रदूत बनने तक की परिवर्तन को रेखांकित करते हैं, फ्रंट रनर इन डेवलपमेंट, ये बताया गया। जो फ्रंटियर रीजन है उससे फ्रंट रनर इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के विभिन्न आयामों को वहां पे समावेश करके आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, राजनीतिक पहलू और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे समृद्ध बनाया जाएगा। तो इसमें यही बोला गया कि वही प्रधानमंत्री के शब्द थे कि इसे अब ये परिधीय नहीं रहेगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का आर्थिक समृद्धि में परिधीय नहीं बल्कि केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
हम लोग आयाम देखते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो हमने अभी इंट्रो में बताया कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। तो सबसे पहला वही एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कि हम लोग जो एशिया में जो पूर्वोत्तर राष्ट्रों में अगर जाएंगे तो हमारा रास्ता कहां से होकर गुजरेगा, पूर्वोत्तर को, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, इसलिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में बात आते ही हम लोग आसियान कंट्री की बात करते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री हैं, 10 कंट्री। इसके लिए ईस्ट फॉर्मूला को अपनाया जाएगा। ईस्ट मतलब क्या, इंपावर, एक्ट, उसके बाद क्या, स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्म। और ये कैसे किया जा सकता है, किसी को इंपावर कैसे किया जा सकता है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर, और ये कैसे, कनेक्टिविटी बढ़ा के। उसके बाद क्या, ये स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जा सकता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों। उसके बाद क्या, यहां पे ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें तो फिजिकल चीजें हो गई। मतलब क्या, संरचनागत चीजें। संस्थागत रिफॉर्म भी तभी संभव है तब जब कि वहां पे कनेक्टिविटी हो, लोगों का आना जाना बढ़े। तो जब कनेक्टिविटी नहीं होगी, परिवहन साधन ही नहीं होंगे, तो ये संभव नहीं होगा। लेकिन अब ये चीजें होंगी, कनेक्टिविटी होगी, तो ऑब्वियसली स्वास्थ्य सेवा बढ़ेगी, शिक्षा सेवा बढ़ेगी और आजीविका बढ़ेगी। मतलब लोग आ जा सकेंगे आसानी से, व्यापार आसानी से किया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा, जो इंसर्जेंट का प्रभाव वहां दिखे, जो युवा जनसंख्या वहां को छोड़ने के लिए जो वहां पे मजबूर है, वो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनेगी, उनके लिए आजीविका के नए अवसर खुलेंगे। तो क्या होगा, युवा जनसंख्या जो स्किल्ड है, जिसके पास रोजगार है, वो विकास की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा हुआ, युवा जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा हो, उसके पास स्किल नहीं हो, उसका रोजगार नहीं हो, आय का अवसर नहीं हो, तो वो किसके लिए प्रोन होगा, वो पूरी तरह से इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में उभर सकते हैं, जो कि अभी तक ऐसा देखा जाता रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय सहायता और विकास योजनाएं। वित्तीय सहायता, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक डेडिकेटेड तौर पे उस क्षेत्र विशेष को, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो विभिन्न राज्य हैं, सिक्किम, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सबके विकास के लिए एक डेडिकेटेड फंडिंग की जरूरत है, जो लगातार करनी होगी और बड़ी मात्रा में। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिसीजन मेकिंग को फास्ट करना पड़ेगा और पूरी तरह से लोकलाइज करना पड़ेगा। मतलब उनके आधार पे, ऐसा नहीं कि क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं, उनकी क्या भूभौतिकी क्षेत्र अलग है, मतलब उसमें जो भौतिकी बनावट है, भौगोलिक बनावट है, जो भौगोलिक विविधता है, वो अलग है वहां पे। तो उसके लिए क्या डेडिकेटेड मंत्रालय बना दिया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक मंत्रालय। दूसरा, ये मंत्रालय पीएमडेवीन जैसी जो योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना, कनेक्टिविटी और संचार परियोजनाओं को समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यही है पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट। इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, है ना, याद रखने के लिए। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ये, इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है नॉर्थ ईस्ट के लिए। और ये सब काम क्या करेगा, संरचना, कनेक्टिविटी, संचार परियोजना को बनाएगा। गवर्नेंस और पारदर्शिता, पूर्वोत्तर विकास सेतु पोर्टल ही बना दिया गया, जिसमें डिफरेंट जो परियोजनाएं हैं उसकी मंजूरी और निगरानी, वही मैंने बताया ना कि डेडिकेटेड होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब उसके लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल ही बना दिया जाए, जिसमें जहां पे स्टेटस बनाए। तो यही है पूर्वोत्तर विकास सेतु। ये सारे योजनाओं को हम लोग नोट कर सकते हैं क्योंकि मामला चर्चे में है और ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से। अब देखिए, ये हाल फिलहाल में जो अभी यात्रा हुई उसका संदर्भ भी देख लेते हैं कि अभी हुआ क्या है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम। तो कनेक्टिविटी से संबंधित, जो परिवहन से संबंधित जो योजनाएं हैं, मुख्य रूप से उसमें रेलवे और सड़क मार्ग के विकास की जो योजना है उसकी बात यहाँ पे की गई है। अभी जो प्रधानमंत्री गए हैं वहां पे उद्घाटन किया गया है बेराबी सेरंग लाइन जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से। स्वतंत्रता के पहली बार आइजोल, मतलब मिजोरम में, ये जो जगह है मिजोरम में, यहाँ पे ये मिजोरम की आइजोल राजधानी है, इसे कनेक्ट किया गया है। ये स्वतंत्रता से पहली बार जो है ना, ये रेलवे लाइन से कनेक्ट होगी। यहाँ से एक राजधानी भी चलेगी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए। ये जो सेरंग ये लिखा हुआ है, आप देखना, आप ये भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये तो आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मिजोरम जैसे राज्य को, जो दूरस्थ स्थित
राज्य है। उसके बाद क्या, राजमार्ग की बात हमने की, वही जुलाई 2025 तक जो है 16,000 किलोमीटर राजमार्ग बन गया है, जो विभिन्न तरीके से विभिन्न इलाकों में इसको जोड़ रहा है। यहाँ पे अब देखो, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब देख लेंगे, थेंजाल सियालसुग रोड, ये चिमतुपोई नदी पुल शामिल है। ये चिमतुपोई वही नदी है, कलादान रिवर को यहाँ बोला जाता है, ध्यान रहे, कलादान नदी, और ये पूरे दुनिया में कलादान बोला जाता है, और इसे लोकली क्या बोला जाता है, चिमतुपुई नदी। और ये से क्या एक गेटवे के रूप में बोला जाता है, काफी इसमें महत्वपूर्ण है ये जगह। डिजिटल और हवाई कनेक्टिविटी, उड़ान योजना के तहत जो छोटे छोटे, जो अभी पूरे देश में भी जो चल रही है कि छोटे छोटे हवाई अड्डों का निर्माण, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी 16 ऐसे जो है वर्तमान में जो 16 जो है आप हाईलाइट कर पाओगे, आप देख पाओगे, जो हवाई अड्डे हैं उनका निर्माण को दिया जा रहा है। और उसके बाद भारत नेट कार्यक्रम, जिसमें क्या है, ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट से कनेक्टिविटी, हर तरीके से संचार स्थापित करना, जिससे क्या है कि उसका आर्थिक विकास और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कनेक्ट हो पाए। और पूर्वोत्तर, अब क्या है, चुनौतियां, लेकिन क्या चुनौतियां रहित है? नहीं, चुनौतियां रहित नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है, कनेक्टिविटी। क्यों? कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, बाढ़, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हमने ये मैप अगर एक बार देख लेते हैं ध्यान से, कि अगर ये पूरा का पूरा जो लैंड है, ये मैप थोड़ा सा ये, तो हम लोग देखेंगे ये यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये ध्यान रखेंगे। ये बड़ा पतला सा जगह है यहाँ पे, जो कि बांग्लादेश और उधर नेपाल से के बीच में है। अगर ये बंद हो जाए तो यहाँ पे भूमार्ग से जाना, कनेक्टिविटी मुश्किल हो जाएगी। तो इस पूरा का पूरा जो हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, सब किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है। इससे पहले हमने अगर फॉलो किया है न्यूज टुडे, तो उसमें हमने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यहाँ ध्यान में हम लोग, आप होमवर्क में देख लेंगे, पीछे रिवीजन कर लेंगे, ये इसी का ऑल्टरनेट बनाए जाने के लिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, MMR बोलते हैं। ये मल्टी मॉडल मतलब क्या, सड़क मार्ग भी होगा इसमें, नदी मार्ग भी होगी इसमें, तो इस तरह से किया जाएगा। और इसको, जिसको कलकत्ता से सीधे जोड़ दिया जाएगा उस सितवे पोर्ट को, और उससे जो है मिजोरम होते हुए नॉर्थ ईस्ट में आगमन हो जाएगा। तो दो हमारे पास रास्ते हो जाएंगे, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि से, और दूसरा नदी के रास्ते, और जिससे वहां जाने में जो समय तो बचेगा ही, ईंधन भी बचेगा, तो काफी तेजी आएगी। इस तरह से कनेक्टिविटी की समस्या लगभग रिसॉल्व हो जाएगी, ऑल्टरनेट मार्ग हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका सुरक्षा हमने देखा है, इंसर्जेंट प्रभावित क्षेत्र है, विद्रोह, जैसे उल्फा, NSCN, और NSCN के साथ साथ छोटे छोटे अगर बात करने जाओगे विभिन्न राज्यों में, मिजोरम, मणिपुर वगैरह में, तो ढेर सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो हथियारबंद सशस्त्र क्रांति के तौर पे काम, मतलब सशस्त्र क्रांति कर रहे हैं। तो और निर्यात, उनमें एक दूसरे में भी संघर्ष चलता है, तो ये काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति है वहां पे बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति। असम, मिजोरम, मणिपुर, सब में इस प्रकार की घटनाओं को हमने देखा। अभी मणिपुर में कितनी दर्दनाक घटनाएं यहाँ पे हमारे सामने आए, कितने दर्दनाक दृश्य सामने आए। तो वही छिद्रिल सीमाओं की समस्या, छिद्रिल सीमा से मतलब पोरोस बॉर्डर, आना जाना आसान है क्योंकि दुर्गम है, वहां पे सुरक्षा जो पैमाने हैं, वहां पे सुरक्षा जो कार्रवाई है उस तरह से नहीं की जा सकती। क्यों? कि पहाड़ी क्षेत्र है, नदियां हैं, घाटी है, दुर्गम घाटियां हैं, जंगल हैं, तो इस कारण से क्या है, माइग्रेशन, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से इधर आ रहा है। तो इसमें क्या आपराधिक तत्व भी हो सकते हैं, टेररिस्ट भी हो सकते हैं, इंसर्जेंट भी हो सकते हैं, तो उनका कनेक्शन बना जाता है। उसका क्या, तस्करी, एक बहुत बड़ा समस्या है कि तस्करी में क्या, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत बड़ी समस्या, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सीमा पार से। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा उसका गेटवे बन जा रहा है, खास करके ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग का के रूप में। तो अर्थव्यवस्था, निर्वाह कृषि और अर्थव्यवस्था, संरचनात्मक दृष्टिकोण से समाज कैसा है, निर्वाह कृषि, मतलब परंपरागत रूप से काम चल रहा है कि अपने लिए, अपने प्रयोग, अपने यूज के लिए ही सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन। सरप्लस की कमी है, तो ऑब्वियसली सरप्लस की कमी है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा लोकल लेवल पे, बाहर से इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। कमजोर उद्योग, औद्योगिक अवसंरचना का क्या विकास होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी जो कि निर्वाह कृषि पे है, मांग की कमी होगी, जो भी पिछड़े राज्य या
देश हैं दुनिया में जो इस प्रकार की स्थिति में है, वहां की स्थिति यही है कि औद्योगिक कमजोर औद्योगिक अवसंरचना होगी, मांग की कमी होगी। तो क्या यहाँ पे ऐसा निवेश अधिक होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा निवेश, क्योंकि तो इंसर्जेंसी है, ऊपर से ये स्थितियां हैं, तो निवेश कम है। और क्या, युवाओं का बड़े पैमाने, तो अब देखो सारी परिस्थितियां विद्यमान है इंसर्जेंसी के लिए कि ये लोग क्या युवाओं को बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार है नहीं और ना ही उनका कोई भविष्य दिखता है। तो या तो वो माइग्रेट कर जाए, वहां से माइग्रेट करके देश के अन्य इलाकों में चले जाएं या देश के बाहर कहीं चले जाएं, या फिर वहां रह के उनके साथ में, तो उनसे कुछ उनकी आमदनी भी हो जाएगी और उनको सुरक्षा भी मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं। और समाज में क्या, जनजातीय समाज संबंधित चिंता है, मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के जनजातीय समाज हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, और मान्यताएं सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं है बल्कि राजनीतिक भी हैं। तो इसलिए क्या, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक कॉमन प्रोग्राम बना पाना, जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे है इस तरह की स्थिति। सामान्य रूप से लोकतंत्र में क्या देखते हैं, कॉमन प्रोग्राम ही बनाते हैं ना। भारत का संविधान लागू है, इसे सब स्वीकार कर रहे हैं। इसमें हमने संविधान में यही भी देखा कि ये सबसे बड़ा ये भी है क्राइटेरिया कानून को लागू करने का कि सब लोग उसे मानने को तैयार हो। तो वहां पे ये भी चीजें हैं कि कॉमन रूप से कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना, एक राजनीतिक कंसेंसस बिल्डिंग करना पाना, डिफरेंट कम्युनिटी होने के कारण जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, उसमें समस्या होती है, जिस कारण से भी जो है ना इंसर्जेंसी जो है ना, उसका डर हमेशा बना रहता है। और प्रवास से उत्पन्न क्या, जनसांख्यिकीय दबाव, इस तरह के भी असम में एनआरसी का मुद्दा, मणिपुर में भी ये मुद्दा था कि बाहर से आने वाले जो बाहर से आने वाली जनसंख्या है, उसके कारण वहां पे जनसांख्यिकीय जो है ना बदलाव हो रहे हैं, जिस कारण से वहां जो लोकल रूप से जो रह रही थी जो जनसंख्या, जो कम्युनिटी, उनको ये असुरक्षा का भाव रहा था। इस कारण से वो हिंसा भड़की एक लंबे समय में। तो इस तरह के मुद्दे हैं वहां पे। तो इस संदर्भ में हम लोग कनेक्टिविटी परियोजना को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे आते हैं। क्या है ये, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण से, और विशेष करके जहां तक बात है वन्य जीवों के संरक्षण के दृष्टिकोण से, सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत कानून, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसलिए इसके अंतर्गत एक कैटेगराइजेशन भी प्रस्तुत किया गया, जिसे जो है शेड्यूल में बांटा गया है। पहले वो 6 शेड्यूल थे, मतलब शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, अब 4 है 22 के बाद। तो उसमें क्या, शेड्यूल्स में क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों को रखा गया है कि जिसकी हत्या की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, जिसे मतलब किस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किस स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये इस कैटेगराइजेशन के अनुसार इस शेड्यूल में रखा गया है। तो जैसे शेड्यूल 1 में सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त जो जीव होते हैं और जिन्हें जो है गंभीर रूप से संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें रखा जाता है। मतलब उनका शिकार, उनका व्यापार पूरी तरह से पूर्णतः प्रतिबंध होता है। तो इस तरह के जीवों, जैसे ब्लैक बक की बात करते हैं हम लोग, स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, ये सब इसी में है। जितने भी महत्वपूर्ण जीव जो इंडेंजर्ड प्रकृति के हैं, वो सब इसमें शेड्यूल 1 में आते हैं। उसका शेड्यूल 2 में भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनको संरक्षण, उच्च कोटि का संरक्षण मिलता है। उसमें 2 उसमें रेंज है उसमें। तो हमने बात वही किया कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इसकी बात मैं इसलिए कर देना हूं क्योंकि ये बार बार आएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही यहाँ पे कर दिया। उसका शेड्यूल 3, 4, ये सब जो इस तरह से ऐसे। तो मुद्दा यहां पे ये है कि अभी क्या हुआ है कि केरल में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। केरल के मंत्रिमंडल के द्वारा, किसके लिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बदलाव के लिए। क्यों, क्या संदर्भ क्या हो गया, क्यों ये संशोधन विधेयक आया है? ये संशोधन विधेयक इसलिए आया है कि ये जो मैंने शेड्यूल बोला, जिसमें जो जीव है, शेड्यूल 1 में अगर कुछ जीव हैं और उन्हें उच्च संरक्षण प्राप्त है या 2 में, तो उनकी हत्या अगर की जानी है किसी कारण से, तो उस पे रोक ना हो। हत्या क्यों की जानी है, वध क्यों किया जाना है? क्योंकि मानव पशु संघर्ष, ये हमने सुना है, ये टर्मिनोलॉजी भूगोल में भी हमने सुना है, पर्यावरण में भी सुना है कि विकास के ऐसे दौर में, मानव विकास के ऐसे दौर में, नगरीकरण जैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हुआ, वन कट गए, तो क्या हुआ कि मानव और
पशुओं के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया और वो शहरों में आने लगे। हम लोगों की इस प्रकार की एक्टिविटी है जिसके कारण से क्या है कि सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत सारे पशुओं के द्वारा जो है मानव जीवन पे विभिन्न प्रकार से खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक तो क्या डायरेक्ट मानव जीवन पर थ्रेट, और उसके बाद क्या जो मानव जीवन के द्वारा मानवों के द्वारा किए जाने वाला डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे खेती को खराब करने में जो है विभिन्न जीवों का नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है देश में। जैसे क्या ब्लू बुल, नीलगाय की बात हमने देखा है। नीलगाय एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। उसके बाद क्या वाइल्ड बोअर, मतलब जंगली सुअर, इस तरह के जीव जो है। उसके बाद जो अन्य छोटे मोटे जो जीव हैं, टिड्डे और चूहे वगैरह जो है ना, और अन्य पक्षियां, ये तो हैं ही। तो इस तरह के जो जीव हैं, जब उनका आतंक बढ़ जाता है मानव और मानवीय गतिविधियों पर, जिसपे मान के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उस पे मानवीय संरक्षण के लिए, मानव हितों के संरक्षण के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि उनको उनकी जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। और जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? तो उन्हें खत्म करके, उनके वध करने के, मतलब वही उनकी हत्या करके। और ये हत्या की क्या बाकायदा ये सरकार के द्वारा होगी, कानून बना के। तो ये किया क्यों जा रहा है? तो मानव पशु संघर्ष, यही। तो हमने संदर्भ समझ लिया। इस संदर्भ, तो इसीलिए केरल में कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी हत्या करना जरूरी है, लेकिन क्या है, उन्हें क्योंकि उनकी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके, जिससे वहां खेती बर्बाद ना हो और वहां के डिफरेंट एक्टिविटीज जो है। और ये विधेयक केरल में बढ़ते मानव जीवन संघर्ष, विभिन्न प्रकार के जीव के मद्देनजर लाया गया। और ये पहली बार है कि किसी राज्य से केंद्रीय कानून में इस तरह संशोधन का प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि है तो ये केंद्रीय कानून। अब इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। यहाँ पे 1972 में बनाया गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है कि 1972 में जब बनाया गया, क्या इस भारत के बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए, एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए, जिससे पूरा का पूरा जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके, मतलब अवैध व्यापार से संरक्षण प्रदान किया जा सके, शिकार से संरक्षण प्रदान किया जा सके। और इस प्रकार की जो शिकार की पद्धति होती है हत्याओं से, विभिन्न प्रकार की हत्याओं से, तो इस प्रकार के जीव को, तभी हम लोग जैव विविधता को संरक्षित कर पाएंगे। हम लोगों ने ये पता है हमें कि हमारे यहाँ बहुत सारे जीव जो पहले पाए जाते थे अब नहीं है, वो क्या है, विलीन हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे चीता, वो उनका इतना शिकार किया गया कि वो विलीन हो गया, यहां से खत्म हो गया। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से बहुत सारे जीव हैं। और बाघ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो है वन्य जीव संरक्षण के दृष्टिकोण से ये हमारा पोस्टर, ये स्पीसीज है जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसे भी उच्च कोटि का संरक्षण देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये भी, इसका भी शिकार, ये काफी इस पे खतरा था इस पे। तो की ऑब्जेक्टिव वही है कि कंजर्व वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स और विभिन्न प्रकार की जो इलीगल ट्रेड है उनको रोकना, और जिससे क्या प्रोटेक्शन प्रदान करना, किसको, कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को। हम लोग देख सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाटिक लायन, बाघ, ये सब जो है ना, इनको प्रोटेक्शन प्रदान करना। और क्या है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उन्हें बनाना, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, और जिससे क्या कि शिकार जैसी जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। अब इस विधेयक में क्या मुख्य बिंदु है? विधेयक का मुख्य बिंदु यही है कि जो ये मुख्य वन्य जीव वार्डन होता है, आप देखो ये ध्यान रखेंगे, चीफ वार्डन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये जो पद है काफी महत्वपूर्ण पद है। ये स्टेट का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है जो इस काम के लिए होता है, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित सबसे सर्वोच्च अधिकारी। एक तरह से आप समझ लो प्रशासनिक स्तर पर जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है उस राज्य में सबसे सर्वोच्च अधिकारी, तो अगर वन्य जीव संरक्षण की बात की जाएगी तो सबसे ऊपर का अधिकारी। और इसके पास यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी वन्य जीव को मारने का आदेश दे सकता है अगर इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि मानव आबादी वाले किसी भी व्यक्ति पे हमला करता है तो। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में सूचीबद्ध तब वन्य जीवों के शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देता है वर्तमान में। तो वर्तमान में वही पहले 1972 का कानून था, उसमें संशोधन के बाद 2022 में कितना कर दिया गया, 4। पहले 6 थे, 1 to 6 शेड्यूल, अब क्या है 4 है उसमें। ये वर्तमान में, इसलिए वर्तमान में लिखा जा रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है इसे क्या पावर ये देता है, ये
वन्यजीवों को शिकार के लिए परमिट देने का अधिकार देता है और यदि वह मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं तो ध्यान रखेंगे। ये एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि विधेयक राज्य सरकार को अनुसूची में 2 में शामिल, अनुसूची 2 की बात की जा रही है यहां पे, किसी भी वन्य जीव को बर्मिन यानी पीड़क, बर्मिन मतलब क्या, जो किसी भी प्रकार से क्या, किसी प्रकार इन्फेक्शन फैलाते हो, किसी प्रकार से चीजों को बर्बाद करते हो, जैसे चूहे और इस तरह के जो पदार्थ जो जीव हैं, तो उनकी हत्या की जा सकती है, कानूनी वो मान्य हो सकता है, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसमें ये क्या, कुछ अन्य को बर्मिन की श्रेणी में, जो कि खराब हो, जो खतरा हो सकता है, उसको पहले लाने का, घोषित करने का अधिकार देता है किसे, राज्य सरकार को। जिससे क्या कि स्थानीय तौर पर अगर समस्या हो गई है उस जीव से तो उसका निदान किया जा सके, मतलब उसको कंट्रोल करके। तो यही है इसका ये मतलब। तो टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, बर्मिन यानी पीड़ित। और वर्तमान में WPA, मतलब वही हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, WPA की धारा 62 में क्या है, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2, हमने शुरू में यही डिस्कस किया था, अनुसूची 2 के भाग 2 में शामिल वन्य जीवों को छोड़कर किसी भी वन्य जीव को बर्मिन घोषित कर सके तथा उन्हें से अनुसूचित 5 में शामिल कर सके। पुरानी ये बात ये जो है कि क्या थी कि केंद्र सरकार के पास ये पावर था कि अनुसूची 1, अनुसूची 2, और इसमें 2 पार्ट है, 1, 2 और 5, यहां तक 5 में था। तो यहां पे क्या इसी प्रकार के जीव थे जो बर्मिन जीव, तो इसमें से जो मानव जीवन के लिए खतरा है, यही बोला जा रहा है, इन्हें हटा के कहां, यहां रखा जाए। तो जैसे यहां पे कन्वर्ट किया जाएगा तो वैसे उनका जो है बद्ध करना जो है पॉसिबल हो जाएगा, कानूनी तौर पे उन्हें मारा जा सकता है, घोषित कर सके तो उन्हें अनुसूची 5 में शामिल कर सके किसी भी वन्य जीव को बर्मिन घोषित करने से निर्धारित क्षेत्र में। तो यही होगा, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर किसी को बर्मिन घोषित कर दिया गया तो होगा क्या, निर्धारित क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए उनके शिकार पर प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। तो यही होगा, उन्हें मारने की वैधता प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि मानव जीवन को खतरा है। लॉ यही कहता है। तो इस प्रकार का ये मामला है। तो इसके कारण क्या है कि बढ़ते मानव जीवन संघर्ष के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, हमने ये बताया कि पर्यावास की हानि, ऑब्वियसली वो जो उनका प्रकृति का आवास है वो क्या हुआ, इंक्रोच हो गया। इंक्रोच हुआ ना, हमने इंक्रोच किया ना, प्रकृति का आवास को इंक्रोच कर दिया, तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएंगे, वो हमारे आवास में आ जाएंगे, मतलब हमारे शहरी क्षेत्रों में आ जाएंगे। तो जिस कारण से, और ये हुआ क्यों, तीव्र शहरीकरण हुआ, वनों कटाई हो गई, मानव द्वारा अतिक्रमण के कारण प्रमुख वन्यजीव गलियारे का अवरुद्ध हो रहे हैं। अब ये चीजें केरला में क्यों बढ़ गई हैं, आप देखो जरा सा, ये केरला की स्थिति देखो आप, केरला की जब स्थिति देखोगे तो एक पतला सा ये चौड़ाई जो है, और ये पर्वतीय क्षेत्र, तो ये तो पर्वतीय क्षेत्र पश्चिमी घाट हो गया, तो ये बड़ा पतला सा क्षेत्र ये है, और यहां, और पिछले कुछ दशकों में यहां विकास कार्य काफी चरम पे है। एक तो आधा पार्ट पर्वतीय है और दूसरा जंगल, और एक पतला सा क्षेत्र जो मैदानी इलाका पड़ता है, और उसमें भी विकास अधिक है, और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की धारा अधिक हो गई, मतलब विकास परियोजनाएं विभिन्न प्रकार के, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके कारण जंगल काटे गए, जो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विकास है उसके कारण जंगल काटे गए, विभिन्न प्रकार के जो नगरीय जो सेंटर्स बनाए गए जिसमें अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि समृद्धि ही आई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो पहाड़ी टाउन है, जंगल क्षेत्र में जो है ना नए नए शहर बसा गए, तो जंगल काटे गए, तो जिस कारण से यहाँ पे जो मानव पशु संघर्ष काफी बढ़ गया है। पर्यावास की हानि, तीव्र शहरीकरण, वनों की कटाई, इस प्रकार से मानव द्वारा अतिक्रमण, संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, संसाधन की प्रतिस्पर्धा होगा, जो जंगल में था तो उसी सेम संसाधन पे दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा। और जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ा रीजन भी है, जलवायु चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि के प्रभाव से पैटर्न में बदलाव हुआ। देखिए एक जो मैं एक बहुत अभी ज्वलंत उदाहरण दूंगा कि आपने YouTube वगैरह पे वीडियो पे देखा होगा कि किंग कोबरा जैसे सांप जो है वो क्या पश्चिमी घाट इलाकों में, खासकर केरल से साउथ इंडिया में से लेकर मुंबई तक में, वो शहरों में अधिक आ जा रहे हैं, और वो ऐसे समय में पाए जा रहे हैं जब वो हो ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको शीतलता की आवश्यकता थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है पर्यावरणविदों के द्वारा कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है
उसके प्रभाव के कारण टेम्परेचर इतना बढ़ गया जंगल में भी, जिस कारण से उसे इधर ठंडा महसूस हो रहा है शहरों में। इस कारण से जो है ना, आप देखोगे, आप वीडियो बहुत सारे हैं कि आज इंडिया में भी स्नेक रेस्क्यू टीम जो है ना, काफी एनजीओ काम कर रही है और काफी बड़े पैमाने पे ये मुद्दा है कि स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ रहा है। जबकि पहले समय में इतने सांप जो है ना नहीं देखे जाते थे रिहायशी इलाकों में, जहां पे घर होता था, वो जंगलों में पाए जाते थे, जंगलों में ही वहां पे जो है ना उनका ब्रीडिंग पॉइंट होता था और वो पाए जाते थे। लेकिन अब ये सामान्यतः ये इनकी संख्या बढ़ गई है और उस मौसम में जब उनका ब्रीडिंग टाइम होता है, प्रजनन का समय होता है, जब उन्हें जो है ना तापमान कम चाहिए होता है, जो कि जंगल में मिलता था प्राकृतिक रूप से, वो इधर पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि विभिन्न प्रकार के जीवों पे देखा जा रहा है, जिसके कारण वो शहरों की तरफ आ रहे हैं और उसमें उनके पैटर्न में बदलाव हो रहा है और मानव पशु संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। और अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार ये हमेशा से मुद्दा रहा है, क्योंकि ये जैव विविधता संरक्षण को तो कम करता है, खास करके उनके अस्तित्व पे भी असर डालता है। तो ये चीजें हैं, हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर काफी इंपॉर्टेंट है इनोवेशन और डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से और औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से भी। जीसीसी बोला जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं, एमएनसी, अब एमएनसीज क्या है कि अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज, ये डिफरेंट कंट्रीज में बेचते हैं, दे रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट कंट्री में यहां से बैठा हुआ यूएसए का कोई कंपनी ये हर जगह अपनी ऑफिस या पूरा का पूरा सेटअप बनाए हर जगह, और तब वो सर्विस करे और अपना ऑपरेशन संचालित करे। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिजनेस करने के लिए एक नए सिम्टम के रूप में आप इसे, नए एग्जाम्पल के रूप में, तरीके के रूप में आप इसे जीसीसी को देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जहां पे एक देश की कंपनी विभिन्न राष्ट्रों में काम कर रही है, तो वहां करती क्या है कंपनियां कि अपने ऑपरेशन को चलाने के लिए, आसान करने के लिए वहां पे थर्ड पार्टी की सर्विस लेकर एक सेंटर डेवलप करती है, जो हर प्रकार से उन्हें क्या मदद करती है, सहायता करती है। मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल से, एचआर लेवल पे, हर तरह से। और ये थर्ड पार्टी जो है उसके लिए कुछ पेमेंट होगा और ये पूरा ऑपरेशन उन्हें चलाएगा। भविष्य में क्या है, जब ये मार्केट और डेवलप हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि इसे मेन सेंटर के रूप में डेवलप कर लिया जाए, इस तरह से इमर्ज कर लिया जाए। तो भारत जैसे जो सेंटर्स हैं, भारत जैसे सेंटर जहां जो इमर्जिंग मार्केट है, जहां डिमांड भी अधिक है, तो वहां पे इस प्रकार के एमएनसी, खास करके क्या, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे डिमांड है ना देश में, तो सब कंपनी जो एमएनसी है पीछे, तो इस एमएनसी है, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक राष्ट्र में अपना फिजिकल सेंटर बनाए, कंपनी को स्थापित करे। तो उसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट अधिक है, तो वो जीसीसी बना देती है और ये जीसीसी भारत के लोग बनाएंगे। यहाँ पे इससे संबंधित जो स्टाफ्स भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, तो उसमें लगने वाले जो तुरंत में जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली तैयार आपको बिल्डिंग दे दिया गया। आप वहां से सेंट्रलाइज रूप से काम कर सकते हो, अपने एजेंडा, मतलब अपने ऑपरेशन को सुचारू रूप से चला सकते हो। यही होता है जीसीसी सेंटर। अगर जीसीसी सेंटर के बारे में हम लोग समझ गए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। संदर्भ क्यों है चर्चा में? चर्चा में संदर्भ ये है कि भारतीय उद्योग परिसंघ जो क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पे एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के लिए सुझाव जारी किया है। क्यों सुझाव जारी किया वो आगे हम देखेंगे। यह फ्रेमवर्क भारत के जीसीसी इकोसिस्टम के निरंतर विस्तार और उन्नति को समर्थन देने के लिए एक सुनियोजित राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो जाहिर सी बात है, इससे उस एमएनसी को तो फायदा होगा ही होगा, ऑब्वियसली। इसका खर्च बढ़ गया, सीधे हम लोग खर्च कम हो गया, ठीक। और ये जो कंट्री है जहां जीसीसी है, उससे रोजगार वहां बढ़ेगा, वहां पे एक इकोसिस्टम डेवलप होगा और उससे ये कनेक्टिविटी तो हो जाएगी ना। ये यूएसए की कंपनी, ये हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनी, तो यहां से डायरेक्ट इस प्रकार की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न सिस्टम है, वो यहां पे विकसित होना शुरू हो जाएंगे। जैसे क्लाउड से संबंधित सर्विसेज,
क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित, क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित सर्विसेज अगर देश में नहीं भी बन रहे हैं, अगर जीसीसी आपने खोल लिया और वो अपना सेवा प्रदान कर रही है, तो इससे सेवा है और धीरे धीरे क्या है वो इस तरह का सिस्टम डेवलप हो जाएगा जिससे कि रोजगार भी मिल रहे हैं और इससे संबंधित रोजगार के लिए जो है ना एक वर्कफोर्स भी तैयार हो जाएगा। तो ये भारत को भी फायदा है इससे। तो इस संदर्भ में दोनों के लिए फायदा, इसलिए यहाँ पे जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है इसको बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क बनाने की बात करें, यही संदर्भ है कुल मिलाकर। हम लोग ये जो हमने बात किया कैसे फायदा है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि ऐसा नहीं कि भारत ही है जहां पे जीसीसी बना रही है एमएनसीज कंपनी, भारत के अलावा भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिलीपींस वगैरह है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, काफी एक महत्वपूर्ण हब के रूप में उभरा है जीसीसी बनाने के लिए। अब देखते हैं क्या है ये, इसके बारे में जो हमने पढ़ा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा बनाए गए विदेशी केंद्र होते हैं जो क्या मूल कंपनी के विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे आईटी सेवाएं, आरएनडी सेवाएं, ग्राहक सहायता सेवाएं, यही हमने बताया। महत्व तो क्या है, भारत को स्वयं को जीसीसी के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में डेवलप कर रहा है, मतलब विश्व का जितना जीसीसी है इंडिया में 50% है। तो हम लोग ने अच्छा सेवा प्रदान किया है, तो इससे क्या होगा भविष्य में भारत को इसका फायदा होगा, इस इकोसिस्टम में डेवलप हो सकता है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अभी कितना है 1.8%, जो ये 1.6% था। जीसीसी इकोसिस्टम ने वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित कितना 10.4 मिलियन नौकरियां भी दी हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए तो वहां से नौकरियां मिलेंगी, तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उसको देखकर अन्य युवा भी प्रभावित होंगे, अन्य युवा भी आकर्षित होंगे, उस प्रकार के रोजगार जनरेट होंगे। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और उस प्रकार के कोर्सेज भी चलाए जाएंगे, तो उससे हम लोग और अधिक युवाओं को ट्रेन कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, भविष्य में उस प्रकार की इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी डेवलप हो जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित, डेटा सर्विसेज से संबंधित, डेटा सेंटर से संबंधित। देखें राष्ट्रीय नीति के लिए सुझाए गए फ्रेमवर्क क्या है, राष्ट्रीय नीति के प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया जाएगा। क्या कि 2030 तक विकास के उद्देश्य, सबसे पहले 5000 जीसीसी को बनाया जाए, डिफरेंट सेक्टर में इसको बांट दिया जाए और अधिक से अधिक कवर कर लिया जाए। इससे क्या होगा कि जो हमारा सकल मूल्य वर्धन है वो बढ़ेगा, 470 से 600 बिलियन डॉलर उसमें योगदान। उसके बाद क्या 20 से 25 मिलियन लोगों को रोजगार, तो दोनों आर्थिक रूप से फायदा और रोजगार में वृद्धि। अवसर के उभरते क्षेत्र क्या, वही क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल हेल्थ केयर, इंडस्ट्री 4.0, डेटा सेंटर्स वगैरह। तो इस तरह के नए नए जो है यूनिट्स जो है और इंडस्ट्रियल स्टार्टअप जो है ना, यहाँ भी डेवलप होने की संभावना बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे वो हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले इंडस्ट्रीज से, एमएनसीज से और उनके प्रैक्टिसेस से डायरेक्ट, और वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। और जिसमें राष्ट्रीय नीति के सुझाव के फ्रेमवर्क में देखते हैं कि सफलता हेतु महत्वपूर्ण कारक क्या है, कि प्रतिभावान कार्यबल का विकास, यही होगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनेगा, एक पूरा इंडस्ट्री और एकेडमिक जो जगत है उस सब में इस प्रकार के सहयोग का एक पूरा का पूरा हब बन जाएगा। अवसंरचना का भी निर्माण होगा, जिससे क्या प्लग एंड प्ले अवसंरचना, डिजिटल इकोनॉमिक जोन, डेटा केंद्र, क्लाउड अवसंरचना आदि का विकास शामिल होगा। प्लग एंड प्ले अवसंरचना उसी को बोला जाता है कि डायरेक्ट आप आओ, प्लग लगाओ और काम चालू करो, मतलब यही है इसका कि प्लग एंड प्ले, मतलब सब कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करना है, बस आप कहीं से ऑपरेट करते हो, आपको यहां ऑपरेट करना, आप यहां आए, हम अपना फिजिकल स्पेस देंगे विथ ट्रेन्ड वर्कफोर्स, तो ये सर्विसेज देंगे, आप अपना सेंट्रलाइज्ड तरीके से जो ऑपरेट कर रहे हो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें हैं। तो इसमें क्या सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह, इस तरह की कंपनियां जो डेटा सेंटर्स खोलती हैं, इस तरह का सर्विसेज देना जो है ना काफी अभी शुरू हो गया बड़े पैमाने पे, इसलिए भारत जो है ना अब बनता जा रहा है। स्थानिक क्षमता वही, अब ये क्या है, अभी टीयर 1 शहरों में दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे, इसमें अब इससे ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी ये जाएगा, जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसका विकास बढ़ेगा और नवाचार केंद्र, डेटा केंद्र, अनुसंधान विकास क्षेत्र आदि स्थापित किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये था। तो प्रदर्शन को बढ़ाने वाले घटक क्या है, क्या सुझाए गए फ्रेमवर्क क्या है, कुछ सुझाए गए कि क्या किया जा सकता है, कि कैसे बढ़ाया जा सकता है, नीतिगत उपाय
नीतिगत उपाय में क्या है कि निवेश करने वालों के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म लाया जाए, वही टाइम कम लगे, प्रोजेक्ट डिले ना हो। सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट डिले ना हो, मंजूरी प्रदान करके प्रक्रिया में तेजी, कर संबंधी राहत, जो हम लोग निवेश को आकर्षित करने के लिए देते हैं। तो देश में भी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित काम करना होगा, और क्या निर्यात प्रोत्साहन और इन्वेस्टमेंट अलाउंस जैसे जो मुद्दे हैं उस पर काम करना पड़ेगा। निवेश संबंधित सुगमता के लिए क्या पारंपरिक बाजारों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि वगैरह जो है, और कम पहुंच वाले क्षेत्र जापान, नॉर्डिक देश, ऑस्ट्रेलिया को प्राथमिकता देनी चाहिए और विनियामकीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। जो पारंपरिक बाजार है अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह से जो हम लोग सर्विस तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ जहां पहुंच कम है, जापान, नॉर्डिक देश क्या है जो इसके निबिन कंट्री, नॉर्वे, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया, इस तरह की जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया आदि, जहां से डिमांड है इस तरह प्रकार के, वहां भी अप्रोच करना। और गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या कि इसके तहत राष्ट्रीय जीसीसी परिषद, एक समर्पित जीसीसी प्रकोष्ठ और अंतर मंत्रालय कार्य समूह है, उद्योग सलाहकार पैनल का गठन करना, जिससे क्या है पूरी की पूरी प्रक्रिया स्मूथ हो जाए। कोई जीसीसी स्थापित करने के लिए आए तो उसमें टाइम ना लगे और उसके लिए आसान हो। भारत एक अच्छा सेंटर हो, फ्रेंडली सेंटर के रूप में उभरे विश्व में। और ऐसा नहीं है, काफी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, भारत की भी ऐसा कर रही हैं विदेशों में, तो ये काफी अच्छा प्रयास होगा। जैसे कि आप देखोगे अमेरिका IBM, एसेंचर तो है ही, साथ में TCS वगैरह के भी काफी जीसीसी हैं। तो हमने देखा भारत में जीसीसी के विकास के प्रमुख चालक क्या है, जोखिम और विनियाम के परिवेश, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस तरह का हमने डेवलप किया है तो इसके लिए सहयोगी हो सकता है। लागत प्रतिस्पर्धा और दक्षता, मजबूत अवसंरचना और कनेक्टिविटी, भौतिक एवं डिजिटल आधारभूत अवसंरचना, दोनों पे हमने काम किया है। ये सब चीजें हैं। प्रतिभावान कार्यबल की उपलब्धता और विविधता, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इसीलिए हो ही रहा, और नए नए सेक्टर खास करके स्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जो है बढ़ रहा है, और सब में जो है ना इनका कहीं ना कहीं रोल आगे होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं इंडिया में जो भविष्य है जीसीसी का। चलिए अब यहां से हम लोग शॉर्ट न्यूज को देखते हैं। कुछ शॉर्ट न्यूज है, क्या है? सबसे पहला, त्रिपक्षीय बैठकों में भारत की भागीदारी। ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से कि त्रिपक्षीय बैठक कौन कौन, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान। और ये किससे संबंधित है? INSTC। क्या है INSTC? चाबहार पोर्ट से हम लोगों ने सुना है, चाबहार पोर्ट जो बंदरगाह कहाँ है? ईरान में, उसके लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बात की जाती है, जो मुंबई से सीधे किसे, रूस के मॉस्को तक को जोड़ेगा। मतलब 13 राष्ट्र हैं, इसमें लंबा है। तो मुख्य रूप से क्या, भारत, ईरान और रूस, जिसमें क्या जिसमें जो है मध्य एशिया, जो मध्य एशियाई जो रिपब्लिक हैं, जो 5 रिपब्लिक है मध्य एशियाई रिपब्लिक, जिसमें कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब जो कंट्री हैं, इनको भी जोड़ने की बात महत्वपूर्ण रूप से की जाती है ये INSTC के तहत, जिसमें महत्वपूर्ण बना हुआ है कौन? चाबहार पोर्ट का संचालन। तो उसमें ये जो पूरा का पूरा न्यूज है इसी पे आधारित है कि जो बैठक है इसमें निर्णय क्या लिया गया है कि उज्बेकिस्तान को प्रेरित किया जाएगा भारत के साथ व्यापार करने में, जो कि चाबहार पोर्ट के साथ का उपयोग करके किया जा रहा है। यही है कि चाबहार पोर्ट का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के अलावा बंदरगाहों की रणनीतिक अवस्थिति का भी लाभ उठाने पर सहमति बनी है। और क्या है कि अभी हाल फिलहाल में क्या, भारत, ईरान, अर्मेनिया भी एक समझौता हुआ है, त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक का मुख्य जोर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। तो अब इसको ऐसे समझेंगे कि यहां से ऊपर ऐसे जा रहा है, ये मॉस्को तक मुंबई से, और ये ईरान है और ये रूस है। इसके इधर जो है सेंट्रल एशिया, इधर जो है ये एक रीजन है, यहाँ पे अर्मेनिया, अजरबैजान वगैरह ये सब रीजन। तो इन सब में भी कनेक्टिविटी ऐसे इस तरह से, इसके डिफरेंट आर्म्स हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में समझ लेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो उसके कारण ये काफी चर्चा में आ सकता है INSTC फिर से, तो हम लोग बाद में इसे देखेंगे। चलिए अब स्कारबोरो शोल, ये क्या है? ये एक अभी विवादित स्थल बन चुका है। स्कारबोरो शोल पहले कहाँ है देखते हैं। विवादित किसके? फिलीपींस और चीन के बीच में। चीन के बीच में, अब देखो ये मैप पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये है स्कारबोरो शोल, ये फिलीपींस है,
और ये चीन और फिलीपींस के बीच में आइलैंड में कुछ आइलैंड्स को लेकर पहले से विवाद चलता आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बैकग्राउंड है। और ये स्कारबोरो सोल जो है, ये इस टर्मिनोलॉजी से हम लोग घबराएंगे नहीं, बल्कि भूगोल में ये हम लोग पढ़ेंगे स्थलाकृतियों में एक महत्वपूर्ण तटीय स्थलाकृति होती है, तटीय स्थलाकृति, जहां पे जैसे बीच पुलीन वगैरह बनता है ना, निर्माण होता है, जहां पे कंकर बजरी पत्थर वगैरह के जम जाने से तट पे, उससे क्या होती है, जो तटीय संरचना है उसके आसपास जो है, आसपास वो उसका विस्तार हो जाता है, और उसका विस्तार हो जाने के बाद छिछला हो जाता है समुद्र, और वो धीरे धीरे वो वही अगर बढ़ती जाएगी तो वो आइलैंड का विस्तार हो जाएगा। तो यही है, ये बढ़ता जाएगा। ये हमने पढ़ा है तटीय स्थलाकृतियों में, भूगोल में, यानी तो पढ़ेंगे। तो ये वही क्षेत्र है स्कारबोरो सोल। अब इस पे जो है बहुत सारी एक्टिविटी की जा सकती है, इसमें खनन किया जा सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें की, जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। तो हुआ यही है कि इन दोनों के बीच में जो स्कारबोरो सोल है, ये क्या है, विवाद का विषय बन गया। क्यों? क्योंकि चीन के द्वारा नेचर रिजर्व अवस्थित किया गया, करने का कदम उठाया गया, जिसका कि विरोध किया गया है चीन में। और ये यहाँ पे चीन में हुआंगयान द्वीप और फिलीपींस में पांटैग सोल कहा जाता है स्कारबोरो सोल को, ये ध्यान रखेंगे। दोनों ने अलग अलग नाम। और दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक लघु एटॉल है बेसिकली, और उसके ऊपर क्या है, ये तो बजरी का बैकग्राउंड था, और एटॉल मतलब क्या, उसके ऊपर प्रवाल द्वीप बन गए। तो ये बना बैकग्राउंड, जिससे चबूतरा बना, और उसके ऊपर ये प्रवाल बन गए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, पॉलीप्रोपिलीन। अभी हमने पढ़ा, असम में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई असम में, और असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में बायो इथेनॉल के प्लांट की स्थापना की बात की गई। वहीं पे क्या, पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी गई। और बेसिकली क्या, सिंथेटिक रेजिन है, मतलब एक जो है रेसा ही आप बोल लो, जो कि प्रोपाइलीन, जिसका उपयोग कहां किया जाएगा, उसका उपयोग वही मजबूती और लचीलेपन के कारण क्या, प्लास्टिक के उत्पादों के रूप में, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के रूप में, और पैकेजिंग प्रोडक्ट के रूप में कहां पे, इलेक्ट्रिकल उपकरणों को ढकने के लिए, मतलब पैकेज करने के लिए, फाइबर, वस्त्र, पैकेजिंग पाइप, चिकित्सा उपकरणों आदि को, जो कि जिसे वेटनेस से बचाना है, पानी से बचाना है। चलिए, आंद्रोथ क्या है, डिफेंस सेक्टर से संबंधित, नौसेना को स्वदेश में निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर मिल गया। आंद्रोथ इंपॉर्टेंट है। आंद्रोथ क्यों? क्योंकि सैलो वाटर क्राफ्ट है ये, ASW SWC, ये ध्यान रखेंगे, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर में से दूसरा पोत है ये 8 आने हैं, उसमें से दूसरा ही आया है। और बना कहाँ है, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे, गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में है। तो संस्थाओं को मिलाने के लिए भी दे दिया जाता है यूपीएससी में। और ये नाम क्या, आंद्रोथ द्वीप से लिया गया, जो लक्षद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। और उसका डीजल इंजन वाटर जेट है। ये सब कुछ फैक्चुअल बातें हैं, तो हम लोग देख लेंगे इसे। ग्रे राइनो परिघटना बेसिकली क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। अब ऐसी परिघटना जिसके बारे में पहले संदेशा था और संभावित था वो, और उसके बारे में जानकारी भी थी, और वो ये भी पता था कि उसके प्रभाव काफी जो है व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, व्यापक प्रभाव हो सकते हैं, फिर भी नजरअंदाज किया गया और वो घटना घटित हुई और विनाशकारी साबित हुई। इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, ग्रे राइनो परिघटना। और ये किसे बोला जा रहा है, बाइनार्ड में जो अभी भूस्खलन हुआ है उसे ही बोला जा रहा है, ग्रे राइनो परिघटना। इसका मतलब यही है, यही अचानक यही है कि जिनका असर बहुत व्यापक होता है और जिनकी आशंका अधिक होती है, घटित होने की एकदम आशंका थी और असर भी बहुत व्यापक होता है, उसे नजरअंदाज किया जाता है। एक दूसरी परिघटना बताया जाता है ब्लैक स्वान, जिसमें क्या है, अचानक या अप्रत्याशित घटित होती है परिघटना। तो उसके जैसा नहीं था ये, बल्कि इसकी पहले चेतावनी दी गई होती है। बाइनार्ड भूस्खलन में यही हुआ। केरल में हो जनजाति, झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति, झारखंड, वेस्ट बंगाल इसमें, और ये छोटी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी पुराने जनजातीय समुदायों में से हैं, जिनकी एक विशेष जो इनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक बोल सकते हो, इनकी सांस्कृतिक जो है प्रथाएं हैं, इनमें क्या है, जो अपने आप को शासित करने का, स्थानीय स्तर पे शासित करने का इनकी एक पारंपरिक प्रणाली है, जिसको क्या बोलते हैं, मुंडा मानकी व्यवस्था। मुंडा मानकी, मुंडा मतलब लोकल सरदार,
ये मुंडा, और उसके ऊपर, सबके ऊपर एक हेड जो मानकी होता है, मानकी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गांव, मतलब एक गांव जैसा समझ लो, मुंडा होते हैं, गांव के प्रधान को मुंडा बोलेंगे, और गांव से ऊपर मानकी। ये एक संरचना है विभिन्न प्रकार। और ये हम देखोगे विभिन्न प्रकार के जो अन्य जनजातीय समुदाय भी है, उनमें भी ये अपनी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है। वो स्वशासित इसलिए बोला जाता है ना कि परंपरागत रूप से उनके अपने कानून है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप, हर चीज के लिए, जो धार्मिक विचार भी है उनके लिए, विवाह के लिए, सब कुछ के लिए। तो वो इसीलिए उन्हें जो है समाज में और संविधान में विशेष प्रकार से जो है संरक्षण प्रदान करने की बात की जाती रही विभिन्न विभिन्न मौकों पे। तो ये उसी की बात करता है कि हाल में क्या हुआ, झारखंड की हो जनजाति ने क्या किया, अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मानकी मुंडा में हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। कि संविधान इसी की बात करता है कि इन्हें इनके सांस्कृतिक जो पारंपरिक जो नियम कानून हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन समय समय पर इस तरह के मुद्दे आते रहते हैं। तो इसकी बात हमने की। हो जनजाति के बारे में क्या, ये यहीं पे रहते हैं, इनको होरो, कोल्हा, होडोक भी बोला जाता है। और ये क्या, ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा निर्जातीय समूह, निर्जातीयता के आधार पे ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और झारखंड के कोल्हान क्षेत्र और उड़ीसा के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार आदि में, बांग्लादेश और नेपाल में भी ये पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाता है। और हो पीबीटीजी हमने जो पढ़ा है कि कमजोर जनजातीय समूह जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन पीबीटीजी में शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी एक मुद्दा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें क्या है, दो हम लोग देखेंगे, जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ये ध्यान रखेंगे। ये कहां हुआ, यूके के लिवरपूल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। और पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्ग में प्रतिस्पर्धाएं में एक साथ आयोजित की गई और भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। तो ये जो है फैक्चुअल दृष्टिकोण से इस प्रकार के फैक्ट जो है ना पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में, तो ये महत्वपूर्ण है। जैस्मीन लंबोरिया का नाम और मीनाक्षी हुड्डा, ठीक है। और कजाकिस्तान पदक तालिका में शीर्ष में रहा, ये शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला। जापार्ड 2025, ये भी क्या, रूस और बेलारूस के साथ भारत भी यहां पे शामिल हो गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, हम समझ सकते हैं रूस का बेलारूस एक प्राकृतिक एलाई है और भारत की नजदीकियां भी हैं, और हमारा भी एक प्राकृतिक रूप से एलाई है ही रूस। तो ये रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास है जापार्ड 2025, और ये रूस में ही हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, ये रूस में आयोजित किया गया। और ये काफी पुराना है, 1999 से ही हो रहा है। 2009 में 4 साल पर, हर 4 साल पर आयोजित किया दोनों। और बाहरी खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमता का आकलन करना, मेन उद्देश्य इसका ये है। और शामिल हथियार क्या है, परमाणु सक्षम हथियारों के साथ प्रशिक्षण शामिल है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें रूस की हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल, ये ध्यान रखेंगे, जिरकॉन मिसाइल। चलिए, अंत में एक सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, असम की चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री की यात्रा। तो असम से ही आने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती है। ये एक कला संस्कृति क्षेत्र से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, देश भर में जाने जाने वाले, एक मशहूर गायक, फिल्मों में भी गाया, स्थानीय स्तर के स्थानीय भाषाओं में भी गाया। इसलिए इन्हें क्या, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र, सुधा कंठ के नाम से जाना जाता है। और सभी जितने भी सम्मान है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। मानवतावादी व्यक्ति थे, सांप्रदायिक सद्भाव, आशावाद, न्याय, विरोध के स्वर, क्रांतिकारी के उत्साह और लोगों से सहानुभूति का संदेश दिया। और क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं। और ये सब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट गाने हैं वहां पे, और उन्होंने अपने क्षेत्र की जनजातियों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा दिया, जो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रूप है। अंत में हम लोग इस तरह से हम लोगों ने सारे न्यूज को यहाँ कवर किया। अंत में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और चेक करेंगे हमने क्या याद है, क्या हमने सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन 1, वायनाड भूस्खलन के संदर्भ में देखा गया ग्रे राइनो परिघटना निम्नलिखित को संदर्भित करता है। बहुत ही आसान, ABCD, आप सही उत्तर लगाएंगे यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ABCD। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बायोइथेनॉल के संदर्भ में है ये। 1 और 2 सही कथन चुनने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्या रक्षा खरीद नियमावली से संबंधित है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कौन से सही कथन आपको चुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नौसेना में शामिल नया जहाज अंद्रोथ है। ये आसान प्रश्न एकदम, ABCD देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपाइलीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। हम लोगों ने देखा 1, 2, 3, इसमें से भी सही कथन देखना है जो हमने शॉर्ट न्यूज में देखा था, जो प्लान लगाया गया है। तो चलिए इस तरह से जो है न्यूज टुडे के अंक को देखते रहिए और आई होप कि आपने जो है ना अपने करंट अफेयर की तैयारी में ये सहायता करेगा ये अंक। चलिए धन्यवाद।